Okay, so very good afternoon to all of you all. So how are you all? और कैसा महसूस कर रहे हो आप लोग सब? बेस्ट? चलो एक बार मैं चाहती हूँ आप लोग सब अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो. So first of all, congratulations for clearing your CA Foundation examination and welcome to this new journey of CA Intermediate, right? और स्पेशली कोरोना के समय पे आप लोगों ने क्लासेस सिर्फ लिए नहीं, आप लोगों ने घर पे बैठे बैठे एकदम इज्जत में शिद्दत में पढ़ाई की, एग्जामिनेशन दी भी और आप लोग आज क्लियर होके पुणे में आए हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है. ऐसे तो ऑब्वियसली आई एम हैप्पी फॉर माई स्टूडेंट्स कि वो लोग एग्जामिनेशन क्लियर करके आते हैं, बट दिस बैच इज़ अ वेरी स्पेशल बैच. क्या आप लोग भी ये चीज़ फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? यस, स्पेशली आफ्टर द होल लॉकडाउन और ये सारी सिनेरियो जिसमें इतनी सारी अनसर्टेनिटीज थी, हमें फाइनली पुणे आके फेस टू फेस बैचेस लेने का मौका मिल रहा है. एंड आई थिंक द फीलिंग इज म्यूचुअल. आपको भी सेम चीज़ लग रही होगी कि हमें पुणे आने का मौका मिल रहा है, सारी फैकल्टीज से लाइव क्लासेस लेने का मौका मिल रहा है. सो आई थिंक नथिंग लाइक इट, राइट? सो थैंक गॉड फॉर दिस. शायद हमारे कुछ कर्म अच्छे हैं जिसके वजह से आज ये चीज़ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं. So first of all, I would like to welcome you all to this journey of CA Intermediate. जितना मज़ा आपको फाउंडेशन में आया, I think डबल द मज़ा आपको इंटरमीडिएट में आने वाला है. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक तो फाउंडेशन का सुहाना सफ़र अब ख़त्म हो चुका है. आज ही शायद आपको रियलाइज़ हो चुका होगा भाई इतना आसान नहीं है, हो गया फाउंडेशन मस्ती मस्ती में, बट इंटरमीडिएट में ये चीज़ नहीं है. बट डोंट वरी, जो अप्रोच रहेगा वो इतना सही रहेगा कि आप लोगों को सच में मजा आ जाएगा ये चीज करने के लिए. चैलेंजिंग जरूर है, अब देखो चैलेंजिंग है, इसीलिए तो सीए कोर्स की इतनी इज्जत है. नहीं तो अगर आप भी कर सकते थे, मैं भी कर सकता था, हर कोई कर सकता था, तो हमें इज्जत कौन देता था, राइट? बट दो इट इज चैलेंजिंग, बिलीव मी, जो अप्रोच रहेगा वो इस तरह से रहेगा दैट यू विल बी मोर देन हैप्पी. और हैप्पी इसीलिए क्योंकि देखो फाइनली वी आर ह्यूमंस, थोड़ा बहुत तो एनवी होता है, हमें आता है और दूसरों को नहीं आता है, तो वो एक फीलिंग ही अलग है, राइट? तो वो चीज़ जब एंड ऑफ द डे पूरी क्लासेस खत्म होने के बाद आप जब ये चीज़ को महसूस करोगे, ऑटोमेटिकली वो खुशी अंदर से आएगी. देखो 10th स्टैंडर्ड जो एग्जाम थी, 12th स्टैंडर्ड, 10th तो खैर हमने काफ़ी मेहनत की थी और रिजल्ट पाया था. 12th तो जितनी कम मेहनत की थी उतना ज़्यादा रिजल्ट पाया, राइट? तो वो चीज़ों का लेवल एक और होता है और प्रोफेशनल कोर्स का लेवल जो होता है वो और होता है. तो जब इंटरमीडिएट आप क्लियर करोगे, बिलीव मी, लोगों का एटीट्यूड आपकी तरफ देखने का टोटली चेंज हो जाएगा. फाउंडेशन में हो सकता है लोग कहेंगे ठीक है यार फाउंडेशन क्लियर किया है, क्या बड़ा तीर मारा है. और इंटरमीडिएट अगर आप क्लियर करोगे, नोबडी विल हैव द गट्स टू से कि भाई इसने ऐसे ही मस्ती मस्ती में इंटर क्लियर कर दिया है. एंड बिलीव मी, अगर आप इंटरमीडिएट क्लियर नहीं करोगे, लोगों को ये मौका मिल जाएगा बोलने के लिए कि फाउंडेशन बाय लक क्लियर हो गया. समझने की कोशिश करो जो मैं कह रही हूँ आप लोगों को. तो ये चीज हमें होने नहीं देनी है, जिसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, डे 1 से अपना 100% जो है हमारे कोर्स की तरफ देने वाले हैं. डोंट वरी, आई विल ऑलवेज बी देयर विथ यू. ओके, तो अगर आपके कोई भी डाउट्स है, आप लोग क्या कर सकते हो, फेस टू फेस स्टूडेंट्स हो तो सबसे बड़ा एडवांटेज आप लोगों का है, आप तुरंत मुझे रोक सकते हो और कह सकते हो मैम इस चीज में मुझे डाउट है. ओके, एंड डोंट फील शाय, मुझसे डरो मत. ओके कि अगर मैंने मैम को डाउट पूछ लिया तो पता नहीं मैम क्या कर देगी या चिल्ला देगी या बाजू वाली क्या सोचेगी, है ना? ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है. इफ यू हैव अ डाउट, डोंट वरी, स्टॉप मी देयर एंड देयर इटसेल्फ. इट इज ओके, आई विल क्लियर योर डाउट. इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि आपको जो डाउट है वैसे और 10 स्टूडेंट्स को वही डाउट है, सो यू आर देयर रिप्रेजेंटेटिव. इनफैक्ट वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे कि चलो अच्छा हो गया उसने ये डाउट पूछ लिया. सो इट इज ओके, बी बोल्ड एंड आस्क मी योर डाउट्स. बट फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जो शाय फील करते हैं. इट इज ओके, इफ यू आर शाय, व्हाट यू कैन डू इज आफ्टर द क्लास
तो मैं वही कह रही हूँ, फेस टू फेस बैच है तो वही सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है। क्लास के बाद आप क्या कर सकते हो, पर्सनली मेरे पास आ सकते हो और आपके सारे डाउट्स जो है वो आप क्लियर करवा सकते हो। बट डोंट कीप एनी ऑफ योर डाउट्स इन योर माइंड, क्योंकि क्या होता है अगर कुछ डाउट आ जाता है ना, आपका माइंड वहीं पे अटक जाता है, and then you are not able to concentrate on the concept that I am teaching you all. So that shouldn't happen. एक चीज को पाने के लिए आप 10 चीजें खोगे, ये एटीट्यूड एक्सेप्टेबल नहीं है। बट एक चीज जरूर है, डाउट अगर पूछना है, लेट द फुल कॉन्सेप्ट गेट ओवर। तो अगर ऐसा लग रहा है मैं कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा भी रही हूं अगर मैं कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा भी रही हूं, डाउट आ भी रहा है, उसको उधर ही रोक दो। कब पूछोगे डाउट, वो पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, लॉ का सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, राइट, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ कंसिडरेशंस होते हैं, कुछ प्रोविजो होते हैं जिसमें वो चीज ऑलरेडी कवर हो जाती है। सो इवन इफ यू फील देयर इज अ डाउट, स्टॉप योरसेल्फ ओवर देयर, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट टॉपिक। वंस द टॉपिक इज ओवर और अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं डाउट क्लियर नहीं हुआ है, फिर आप वो डाउट जो है वो मुझसे पूछ सकते हो। ऐसे तो 99% डाउट्स ऑलरेडी मैं क्लास में एक्सप्लेन ही कर देती हूँ, क्योंकि यूजुअली मुझे पता है कि बच्चों का ट्रेंड क्या होता है और उनके मन में कौन से डाउट्स आते हैं। तो यूजुअली अगर आपके मन में कुछ डाउट आया भी है तो मुझे लगता है मेरे साइड से वो डाउट ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा जब मैं ये कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगी। बट फिर भी सपोज आपको 1% कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट में हो जिनका वो डाउट क्लियर नहीं हुआ है, इट इज ओके, यू कैन आस्क मी ईदर आफ्टर द कॉन्सेप्ट और आफ्टर द क्लास गेट्स ओवर। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, जो भी आपने देखा लाइव एग्जाम्पल, प्लीज बी ऑन टाइम फॉर माई क्लास। ओके, इट इज अ पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू ऑल टू बी ऑन टाइम, एंड स्पेशली ऑल द गर्ल्स, प्लीज बी ऑन टाइम। क्योंकि अगर कोई लड़की है जो लेट आ रही है उस दरवाजे से, जब तक वो आके जगह पे बैठेगी नहीं, सारे बच्चों की नजरें उस पर रहेगी, तो मेरी एग्जिट हो जाती है और उसकी एंट्री हो जाती है ना तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। इवन इफ यू आर लेट, इट इज ओके, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिट ओवर देयर सो दैट यू डोंट डिस्टर्ब द अदर स्टूडेंट्स। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि यूजुअली तो मैं रिविजन से शुरू करती हूँ, बट कभी कभार कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश रहता है आफ्टर द 15 मिनट्स ब्रेक, मैं वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से शुरू करती हूँ और रिविजन एंड में लेती हूँ। और फिर जब मैं वो कॉन्सेप्ट की गहराई में हूँ, सारे बच्चे फुल अपना 100% कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं, अचानक से क्या हो जाता है, वो बच्चों की लिंक टूट जाती है। तो इसीलिए इट इज अ रिक्वेस्ट, ऐसा नहीं है कि मैं डांट रही हूँ, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज डोंट बी लेट। बट इवन इफ यू आर लेट, इट इज ओके, आई विल नॉट पनिश यू, डोंट वरी, यू कैन जस्ट कम एंड सिट ओवर देयर। ओके, वहां पे आप जैसे ही दरवाजे से एंट्री लोगे वहां पे आप बैठ सकते हो, सो दैट यू डोंट डिस्टर्ब द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना। और तीसरा रूल जो मेरा क्लास का रहेगा, दैट इज you cannot use your mobile phones when you are in my class, okay, in my class or any other class as a matter of fact, okay। अब तो आप फेस टू फेस स्टूडेंट हो, मेरे लाइव स्ट्रीमिंग के या पेन ड्राइव स्टूडेंट नहीं हो जिन्होंने मोबाइल ले लिया, चलो रिवीजन चालू है तब तक गेम खेल लेते हैं, इंस्टा चेक कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आया, वैलेंटाइंस वीक था चलो चेक कर लेते हैं, कितनों के रिप्लाई आए हैं, है ना। तो वो सब करना नहीं है, नो यूजिंग योर मोबाइल फोन्स, ओके। अगर मैंने किसी भी बच्चे को अपना मोबाइल फोन यूज करते हुए देख लिया, आई विल बी कॉन्फिस्केटिंग दैट मोबाइल फोन फॉर 2 days। और उतना ही नहीं, शाम को मैं चैटिंग भी करूंगी तो अब आप देख लो आपको आपका मोबाइल फोन कितना रिस्क पे रखना है, ठीक है। सो नो यूजिंग योर मोबाइल फोन्स। आपको जिसको भी बोलना है, घर वालों को, घरवाली को, जिसको भी बोलना है आप बोल देना, जितनी भी बातें करनी है या चैटिंग करना है शाम के 5:30 बजे के बाद, उसके पहले मुझे प्लीज डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। गेटिंग इट और नो। और बस बाकी आप बस फ्लो में रहो, मेरे रिदम में रहो, जो भी मैं चीजें सिखा रही हूँ प्लीज बी इंटरैक्टिव, बी इन्वॉल्व्ड। बहुत ज्यादा मजा आएगा, जितना मुझे आया है मजा इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, आई गिव द गारंटी उतना ही मजा आप लोगों को भी आएगा मेरे साथ पढ़ने के लिए। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव स्टडीड फाउंडेशन विथ मी? ओके, मेजॉरिटी ऑफ यू ऑल। तो अब आपको पता ही है कि मेरा अप्रोच कैसा था। सिमिलर अप्रोच विल ऑल्सो बी फॉर सीए इंटरमीडिएट, एंड बिलीव मी, अगर आपने डे 1 से अपना 100% दिया, आपका आधे से ज्यादा करिकुलम जो है वो क्लास में हो जाएगा, क्लास में ही हो जाएगा। सब कुछ याद भी हो जाएगा, सब कुछ समझ में भी आ जाएगा,
और इंटरमीडिएट में मैं क्या करने वाली हूँ, फाउंडेशन में तो खैर रिटन प्रैक्टिस बहुत कम थी, बट इंटरमीडिएट में माय डियर फ्रेंड्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इन इंटरमीडिएट देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस होने वाली है। आज तो मैं शुरू करने वाली हूँ विथ द कंपनीज एक्ट 2013। आज मतलब आज तो पहला ही दिन है, ये फर्स्ट वीक जो रहेगा, इस फर्स्ट वीक में मैं काफी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को पढ़ाऊंगी, बट फ्रॉम द सेकेंड वीक मतलब अगले हफ्ते से क्या होने वाला है पैटर्न, माय डियर फ्रेंड्स, हफ्ते में से 2 दिन ऐसे रहने वाले हैं, 2 दिन के आधा आधा घंटा, मतलब एवरी वीक 1 आवर वी आर ओनली गोइंग टू डू राइटिंग प्रैक्टिस, सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस होने वाली है। देखो फाउंडेशन में तो आपको लॉ के साथ साथ इंग्लिश था, और इंग्लिश में काफी सारे एमसीक्यूज थे, और इंग्लिश में आप लोग जानते हो काफी ऐसे पैसेज रीडिंग और आंसर्स दो, वैसी सारी चीजें थी, तो उसके वजह से इट वाज वेरी इजी टू स्कोर गुड इन फाउंडेशन लॉ। सीए इंटरमीडिएट में आपको इंग्लिश नहीं है, सीए इंटरमीडिएट में आपको पूरा का पूरा 100 मार्क्स इज लॉ, पूरा 100 मार्क्स लॉ है। हाँ, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ है, बट एवरीथिंग इज लॉ ओनली, पूरा का पूरा लॉ ही है। तो हर एक चीज जो है वो राइटिंग में है, पूरा पूरा इट इज इन राइटिंग। सिर्फ एक एडवांटेज आप लोगों को है, आपके 100 मार्क्स के पेपर में से, कि आपको ये चीज पता है, 70 मार्क्स इज सब्जेक्टिव एंड फॉर्चुनेटली 30 मार्क्स इज एमसीक्यू। सो थैंक यू पेरेंट्स कि आपका जन्म एकदम सही साल में हुआ है। पिछले साल तक के बच्चों को, मतलब पिछले साल मतलब बिफोर द लॉकडाउन, उनका क्या था, फाउंडेशन था और इंटरमीडिएट में 100 मार्क्स वाज फुल रिटन, वैसी वो चीज थी। तो ना ही उनको वहां पे एडवांटेज मिला और ना ही इंटर में एडवांटेज मिला। फॉर्चुनेटली फॉर यू ऑल, आपको सीए इंटर में 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, और क्या चाहिए हमें, इससे ज्यादा हम क्या मांग सकते हैं। 30 मार्क्स इज एमसीक्यू, ओनली 70 मार्क्स इज सब्जेक्टिव। बट 70 मार्क्स जो सब्जेक्टिव है, यू विल रियलाइज कि उसका लेवल जो है इतना ईजी नहीं है। इट इज चैलेंजिंग, इट इज चैलेंजिंग, इट इज ओके, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट इज चैलेंजिंग, बट वी कैन डू इट, ओके। तो उसी के लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए एवरी वीक 1 आवर इज गोइंग टू बी राइटिंग प्रैक्टिस, ओके। डेडिकेटेड डेज हम लोग डिसाइड कर लेंगे, और उसी दिन के हिसाब से यू विल नो कि चलो ट्यूसडेज और फ्राइडेज लास्ट हाफ एन आवर इज गोइंग टू बी राइटिंग प्रैक्टिस। तो मैं केस स्टडीज समझता है ना आपको, जैसे एक केस लॉ होता है जो एक्चुअली जजमेंट्स हुए, जैसे चिन्नैया वर्सेस रमैया इज अ केस लॉ जो हुआ था कोर्ट ऑफ लॉ में, बट इंस्टीट्यूट केस लॉज नहीं पूछती है कि एक्सप्लेन चिन्नैया वर्सेस रमैया। इंस्टीट्यूट क्या करती है, फाउंडेशन अभी आप लोगों ने क्लियर किया है, इंस्टीट्यूट उसी सिनेरियो पे ऐसा कुछ एग्जाम्पल क्रिएट करेगी कि एक मदर है, शी इज बेड रिडन, उसकी डॉटर है, और वो अपनी डॉटर को बोल रही है दैट आई विल प्रॉमिस टू गिव माई माई एसेट्स टू यू इफ यू प्रॉमिस, सुनना मेरे कि अगर आप प्रॉमिस करते हो बेटी कि मेरे जाने के बाद आप हर साल मासी को ये एन्यूटी दोगे, देन आई विल ट्रांसफर माय एसेट्स इन योर नेम। ऐसा कुछ सिनेरियो इंस्टीट्यूट डालेगी, और फिर सेम लाइन पे इंस्टीट्यूट पूछेगी कि मदर की डेथ हो गई, बेटी ने कुछ सालों के लिए एन्यूटी दिया, उसके बाद एन्यूटी देना बंद कर दिया, तो क्या मासी बेटी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है ना। फिर उसके हिसाब से आपने आंसर लिखा, तो उसको क्या कहते हैं, केस स्टडीज बोलते हैं। एक केस इंस्टीट्यूट ने आपके आंखों के सामने रखा, जैसे कि आप मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और मैं आपके पास आई, सपोज मैं वो मासी हूं और मैं वो दुखी आत्मा हूं, अग्रीव पार्टी है ना, और मैं आपको कह रही हूं हे चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब मुझे बताओ कि ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं। तो जैसे आप मुझे बताओगे अलॉन्ग विथ रीजंस कि देखो मैम ये एक्ट है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये सारी चीजें बोलती है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप एक्सप्लेन, क्या तुम्हें याद है, हाँ, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक्सप्लेन करोगे, तो ये लॉ के बारे में बताया कि ये एक्ट में ऐसा हुआ, फिर आप बताओगे मैम सेम टू सेम चीज ऐसा चिन्नैया वर्सेस रमैया में हुआ था, तो उसके हिसाब से ये जजमेंट आया था, तो आपके केस में भी यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट दैट डॉटर एंड देन यू कैन हैव दैट एन्यूटी। तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, ट्यूसडेज और फ्राइडेज इज जस्ट एन एग्जाम्पल, वी विल डिसाइड विच 2 days, ओके। हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, मतलब मैं क्लास में आपको एक्चुअली जैसे बचपन में हम लोग स्कूल में करते थे ना, टीचर लिखवाती थी, वैसे आप लोगों को लिखवाओगी, बट 2 दिन ऐसे होने वाले हैं जहां पे मैं आप लोगों को केस स्टडीज देने वाली हूँ फॉर होमवर्क। तो सपोज अगर ट्यूसडेज और फ्राइडेज मेरा काम है
हो सकता है मंडेज एंड थर्सडेज विल बी योर वर्क, या तो हो सकता है वेडनेसडेज एंड सैटरडेज इज गोइंग टू बी योर वर्क। इससे क्या होगा, आपको खुद को समझ में आएगा दैट आर यू इन अ पोजिशन टू राइट डाउन द आंसर्स और नो। क्योंकि बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि बच्चा क्लास में मेरे साथ तो लिख लेता है, बट जो वो घर पे खुद लिखने की कोशिश करता है, दैट टाइम इट बिकम्स चैलेंजिंग फॉर दैट स्टूडेंट एंड ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज नॉलेज। देखो, नॉलेज पाना एक चीज है, तो इसमें तो मैं अपना 100% देने वाली हूं। बहुत रिसर्च किया है, बहुत डिटेल में पढ़ाई की है, सिर्फ इंडियन लॉज नहीं, फॉरेन लॉज जहां से उसका सोर्स है। क्योंकि देखो, कंपनीज एक्ट भी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना था जब ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इंडिया। तब तो इंडिया को फ्रीडम भी नहीं मिला था ना। सो बेसिकली इट इज बीन इंस्पायर्ड बाय द ब्रिटिश लॉज। सो बिकॉज इट इज आवर लॉज आर इंस्पायर्ड बाय द ब्रिटिश लॉज। कंपनीज एक्ट जब बना भी नहीं था तब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में थी। जानते हो आप लोग ईस्ट इंडिया कंपनी? इट वॉज वर्किंग एज अ कंपनी इन इंडिया। हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिकॉज ऑफ द लॉज विच वर गवर्न्ड बाय द ब्रिटिशर्स। सो बहुत सारे इंडियन लॉज आर इंस्पायर्ड बाय ब्रिटिश लॉज। आप बिलीव नहीं करोगे, इंडियन लॉज तो पढ़े, ये ब्रिटिश लॉज के ऊपर भी रिसर्च हुए। तो नॉलेज 100% मैं आप लोगों को देने वाली हूं। बट अब देखो, मेरा नॉलेज देना एक चीज है और आपको वो नॉलेज एक्सप्रेस करना दूसरी चीज है। और आपका नॉलेज कहां पे एक्सप्रेस होता है? ओनली इन दोज 3 आवर्स ऑफ दैट एग्जामिनेशन। सही या गलत? उन 3 घंटों में अगर आपने अपना 100% नॉलेज शेयर कर दिया बाय राइटिंग द आंसर्स इन द पेपर, देन इट विल बी कंसिडर्ड कि आप होशियार हो या मत हो। मतलब आर यू केपेबल और नॉट केपेबल। इंस्टीट्यूट ये नहीं देखेगा, और मैं आपकी एग्जामिनर नहीं हूं अनफॉर्चुनेटली, कि अरे मुझे पता है ये बच्चा बहुत सिंसियर है, टाइम पे आता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, नोट्स भी मेंटेन करता है, नहीं इसको तो पास होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट योर एग्जामिनर। तो इंस्टीट्यूट तो वही बिलीव करेगा जो आपने लिखा है। सो यू शुड बी इन अ पोजिशन टू प्रेजेंट योर आंसर्स। तो इसीलिए हफ्ते में 4 दिन, 2 मेरे तरफ से और 2 आपके तरफ से, ऐसे 4 दिन होने वाले हैं जहां पे वी आर गोइंग टू डू राइटिंग प्रैक्टिस। एंड बिलीव मी वन थिंग, दो आई टोल्ड यू दैट आई एम नॉट अ स्ट्रिक्ट टीचर, बट फॉर वन थिंग मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूं, एंड दैट इज योर होमवर्क। बिकॉज योर होमवर्क सेज इट ऑल। इफ यू कैनॉट बी सिंसियर टुवर्ड्स योर सेल्फ, यू कैनॉट एक्सपेक्ट सिंसियरिटी फ्रॉम एनीबडी एल्स। ये चीज आप समझ लो। अगर आप खुद के लिए नहीं कर सकते हो तो आप क्या उम्मीद करोगे कि दूसरा कोई आपके लिए करे? तो होमवर्क इज वन थिंग जो आपको करना होगा। एंड बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू, आप मेरे पास स्टूडेंट्स को पूछ सकते हो जिन्होंने फेस टू फेस बैच अटेंड की है, अगर आप लोग होमवर्क नहीं करते हो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एंट्री इन द क्लास ओनली। तो उस दिन का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों का मिस हो जाएगा। फुल कॉन्सेप्ट आप लोगों का मिस हो जाएगा। बाद में आप रोना मत। और मेरे क्लासेस में ऐसा नहीं कह सकते कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क का आएगा, या आज का सेशन बेकार है, इसमें से कुछ नहीं आने वाला है। दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। हम ये नहीं कह सकते कि कौन से सेशन में से इंस्टीट्यूट कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछ ले, कुछ भी आ सकता है एग्जामिनेशन में। सो एवरी सेशन इज एन इंपॉर्टेंट सेशन। तो होमवर्क के लिए डेडिकेशन आप लोगों की तरफ से चाहिए। जैसे आप स्कूल में करते थे ना बच्चों जैसे बिहेव, वैसा ही मुझे एटीट्यूड आप लोगों के लिए चाहिए। प्रॉब्लम ये हो गया कि जितने ज्यादा बड़े होने लग गए हो आप लोग, ज्यादा आपके पर निकल आ गए, वो एटीट्यूड मुझे नहीं चाहिए। स्कूल में कैसे सारे टीचर्स की बातें एकदम इज्जत से सुनी थी, तो कितनी इज्जत में मार्क्स भी मिले थे, वैसी ही चीज अभी यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, बिलीव मी, इफ यू विल फॉलो ऑल माई इंस्ट्रक्शंस यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। बस आपको वो डेडिकेशन बताना है, मेरे लिए नहीं बट टुवर्ड्स योरसेल्फ। अगर आपने खुद के लिए वो डेडिकेशन बता दिया तो आप फ्लाइंग कलर्स से पास हो सकते हो। आप लोग जानते हो, अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम देखा होगा, माय फाउंडेशन स्टूडेंट ऋषि, ही स्कोर्ड 90 मार्क्स इन लॉ। 90 मार्क्स 90 मार्क्स किसको कहते हैं? 2 गरीब बच्चे पास हो सकते हैं। 45 आप सोचो 90 मार्क्स, वो भी देखो थ्योरेटिकल पेपर में स्कोर किया। अगर ये अकाउंट्स होता या मैथमेटिक्स होता या इवन इकोनॉमिक्स फाउंडेशन में, तो मैं बिलीव कर सकती थी उसको 90 मिले 100 में से, क्योंकि इकोनॉमिक्स पेपर इज एमसीक्यू बेस्ड। आप समझने की कोशिश करो, आपने भी वही फाउंडेशन की एग्जामिनेशन दी है। 90 मार्क्स उसने किस में स्कोर किया है?
100% सब्जेक्टिव थ्योरेटिकल पेपर ऑफ लॉ। एक तो मेरा सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, थ्योरी मतलब समझता है ना आपको, और प्लस वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब वो ऑब्जेक्टिव, एक गोला मतलब एक सवाल 4 गोले, सही गोला लगा तो बिंगो, नहीं तो टिंगो, और 6 महीने बाद वापस अटेम्प्ट दे दो, वैसी वाली बात नहीं है। एक तो थ्योरेटिकल, और थ्योरेटिकल के साथ साथ इट इज सब्जेक्टिव, मतलब इट इज राइटिंग। उसमें उसने 90 मार्क्स स्कोर किया है आउट ऑफ 100। इट इज नॉट अ जोक, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और जब मैंने उससे बात की थी, चैट चालू थी मेरी उससे, तो उसने वही कहा था, मैम मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया है, जो आपने क्लास में बताया है बस उन्हीं चीजों को मैंने फॉलो किया है एकदम सिंसियरली, एंड दिस इज व्हाट आई गॉट द रिजल्ट। सो वही चीज मैं चाहती हूं आप लोगों से। ये चीज अगर आपने बता दी, मेरे लिए नहीं अपने लिए, बिलीव मी, you will be able to come out with flying colors in this subject of law. Getting this or no? चलो शुरुआत करें हम लोग। हाँ, और कुछ एक लास्ट इंस्ट्रक्शन बस कुछ चीजें मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ स्टेशनरी वाइज लाने के लिए क्लास में। 1, I want a separate notebook for law, ठीक है? So don't mix all your notebooks. एक सेपरेट नोटबुक 100 पेजेस की रही तो भी चलेगा, ओके? 150 पेजेस इज इनफ, मोर देन इनफ। एक नोटबुक रहेगी आप लोगों की जिसमें आप लोग ये सब आंसर्स लिखोगे, कुछ एग्जाम्पल्स लिखोगे, या आपका होमवर्क आपका किया जाएगा। सो 1 सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ। प्लस आई वांट मोर 2 थिंग्स फ्रॉम यू ऑल इज, एक तो मार्कर पेन्स आते हैं, आपको पता है मार्कर पेन्स किसी के पास है यहाँ पे? परमानेंट मार्कर, पतले वाले परमानेंट मार्कर्स, और स्टिकी नोट्स। कोई बता सकता है मुझे? पास करो ना आगे। और स्टिक नोट्स भी रहे तो पास कीजिए ना प्लीज। किसी के पास स्टिक नोट्स है? यस। एक नोटबुक चाहिए। दूसरी चीज, आई वांट दीज मार्कर पेन्स। यू कैन यूज एनी कलर, ओके, ऑफ योर चॉइस। पिंक इज माई फेवरेट कलर, ग्रीन इज लकी फॉर मी, इट इज ऑल ओके। ऑल ओके ओनली इन क्लास। एग्जामिनेशन में आप लोग जानते हो ओनली ब्लैक बॉल पेन इज अलाउड, ठीक है? तो जितने कलर्स आपको यूज करने हैं अभी क्लास में आप यूज कर सकते हो दीज मार्कर पेन्स। वाई दीज मार्कर पेन्स? अगर आपने मेरी बुक्स देखी होगी, माई बुक्स आर कलर्ड इन नेचर। मेरी बुक्स जो है वो कलर्ड है, तो अगर आपको इस पे कुछ लिखना है यू विल बी नीडिंग दीज मार्कर पेन्स, ठीक है? तो बहुत बार ऐसा होता है, ये कुछ कॉन्सेप्ट है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या इसका कुछ एग्जाम्पल है। सपोज मैंने टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल इसके लिए दिया था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टाटा मोटर्स। तो यूजुअली क्या होता है, हमारा माइंड एग्जाम्पल्स को बहुत जल्दी कैच कर लेता है। तो जैसे आप रीड करोगे टाटा मोटर्स, आपको क्लिक हो जाएगा, हाँ मैम ने क्लास में ये रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया था, और ये वो कॉन्सेप्ट है, टाटा मोटर्स के केस में भी ऐसा हुआ था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, या कुछ चीजें, कुछ फॉर्म नंबर्स या ऐसा कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे इसी पेन से लिख सकते हो। कुछ डिटेल में आपको लिखना है, या बहुत बार मैंने क्या किया, मैंने जानबूझ के कुछ इंपॉर्टेंट 1 लाइनर्स बुक में से स्किप किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट 1 लाइनर्स मैंने जानबूझ के स्किप किए हैं। क्यों? ताकि मेरी इज्जत बनी रहे। भाई सब कुछ अगर नोटबुक में रहा, टेक्स्ट बुक में रहा, तो फिर मेरे को कौन इज्जत देगा, राइट? और प्लस इफ यू आर राइटिंग इट डाउन, इट ऑटोमेटिकली गेट्स मेमोराइज्ड। एक बार रीड करना अलग चीज होती है और एक बार लिखना अलग चीज होती है। इनफैक्ट स्टडी कहती है 1 टाइम राइटिंग इज इक्वल टू 7 टाइम्स रीडिंग। सो इफ यू विल राइट दिस इंपॉर्टेंट थिंग इन योर ओन हैंड राइटिंग, ओके, बहुत ज्यादा मेमोराइज रहती है वो चीज। उसी को लिख दोगे यहाँ पे, और क्या करोगे, अपने बुक में यहाँ पे चिपका दोगे स्टिक नोट को। इस स्टिक नोट को क्या करोगे, इसी बुक पे यहाँ पे चिपका दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको क्लिक हो जाएगा ये कीवर्ड है, या ये अमेंडमेंट है, ये मैम ने याद रखने बोला है, ये बहुत बार इंस्टीट्यूट ने एग्जामिनेशन में पूछा है। तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, ये स्टिक नोट पे लिख सकते हो, और इसी स्टिक नोट को इस टेक्स्ट बुक में चिपका सकते हो। सो नोटबुक विल बी फॉर आवर होमवर्क एंड क्लास वर्क, and the stick notes and marker pens will be for all the examples that I am giving, real life examples या normal examples, whatever I am giving in my classes, ठीक है? और एक नोटबुक होना जरूरी है। तो ये 3 चीजें कल से आप कंपल्सरी लेके आओगे। कैलकुलेटर इज नॉट नेसेसरी फॉर माई सब्जेक्ट बिकॉज माई सब्जेक्ट इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। बुक्स कौन सी मिलेगी आप लोगों को? अभी बुक्स है आप लोगों के पास? नहीं ना। सो आफ्टर माई क्लास गेट्स ओवर 5:30 है ना, 5:30 को आप क्या कर सकते हो, ऑफिस से सारी भी सब्जेक्ट्स की बुक्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हो। बुक्स कौन सी होने वाली है देखो। सबसे पहले इज गोइंग टू बी दिस वॉल्यूम नंबर 1,
वॉल्यूम नंबर 1 is going to tell us about the Companies Act 2013. देखो, आपका सब्जेक्ट का नाम आप लोगों को पता है क्या? मुझे बता सकता है कोई सब्जेक्ट का नाम क्या है जो मैं पढ़ाने वाली हूँ? वेरी गुड, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. तो बेसिकली दिस सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. आपका वॉल्यूम नंबर 1 जो है, वॉल्यूम नंबर 1 इज कॉर्पोरेट लॉज. वॉल्यूम नंबर 1 इज कॉर्पोरेट लॉज. तो इसमें कंपनीज एक्ट के आपको 10 चैप्टर्स है, 10 चैप्टर्स. ये सारे के सारे 10 चैप्टर्स वॉल्यूम नंबर 1 में है. अगर आप देखोगे दिस इज वॉल्यूम नंबर 1A, क्योंकि सारे के सारे 10 चैप्टर्स इसमें फिट नहीं हुए हैं, इसलिए मैंने 1A और 1B कर दिया है. सो बेसिकली वॉल्यूम 1 इज टॉकिंग अबाउट कंपनीज एक्ट. वॉल्यूम 2 जो है इज अदर लॉज. तो कंपनीज एक्ट के अलावा भी आपको 4 दूसरे एक्ट्स करने हैं जो अदर लॉज के हैं, जो वॉल्यूम नंबर 2 में आते हैं. ठीक है. साथ साथ में आपका वॉल्यूम नंबर 3 जो है, वॉल्यूम नंबर 3 इज योर क्वेश्चन बैंक. इसमें आपके क्वेश्चंस है, बोथ एमसीक्यू एज वेल एज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि आपके 30 मार्क्स एमसीक्यूज है एंड 70 मार्क्स इज केस स्टडीज. पिछले 10 एग्जामिनेशंस में इंस्टीट्यूट ने जो भी क्वेश्चंस उस टॉपिक के ऊपर पूछे हैं वो मैंने टॉपिक वाइज कैटेगराइज किए हैं और इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक में डाले हैं. सो आपका आधे से ज्यादा काम मैंने कर लिया है. हर एक पेपर को मैंने छाटा है. ये कंपनीज एक्ट का है. कंपनीज एक्ट के 10 चैप्टर्स में से ये कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है और फिर मैंने ये चैप्टर नंबर 3 में यहाँ पे कंपनीज एक्ट के इसमें डाल दिया है. तो जैसे ही हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, पिछले 10 एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट ने जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं हम उसके क्वेश्चंस करेंगे. कुछ राइटिंग में, कुछ ओरली डिस्कस हो गए और कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए दिए जाएंगे. ठीक है, समझ में आई या नहीं बात? और लास्टली देयर इज वन लास्ट बुक एंड दैट इज वॉल्यूम नंबर 4 विच इज योर चार्ट बुक. और इस चार्ट बुक में मैंने क्या किया है, अगर आप देखोगे ये चार्ट बुक में देयर आर अराउंड 50 चार्ट्स, 50 चार्ट्स. और ये 50 चार्ट्स में, 50 चार्ट्स में आपका पूरा का पूरा 100 मार्क्स का सिलेबस जो है वो कवर हो जा रहा है. बट ये चार्ट बुक कब रिफर करोगे? ओनली आफ्टर डूइंग द फर्स्ट रीडिंग फ्रॉम द मेन बुक. डायरेक्टली आपको चार्ट बुक यूज नहीं करना है. दिस इज ओनली आफ्टर 1 थॉरो रिविजन इज डन बाय यू. एक रिविजन तो मेरे साइड से होगा जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको. घर पे सेल्फ स्टडी में एक रिविजन मेन बुक में होना चाहिए. उसके बाद अगर आप चार्ट बुक करोगे तो भी चलेगा. सिर्फ चार्ट बुक में से क्या तो भी चलेगा. आप जो मेरे ये रैंकर्स थे अभी पिछले अटेम्प्ट में, अभी जो कुछ दिन पहले रिजल्ट आया था, मैंने उसमें से 2-3 रैंकर्स को ऐसे जनरली क्वेश्चन पूछा कि इंटर के रैंकर्स की बात कर रही हूँ, फाउंडेशन तो रैंक्स अभी डिक्लेयर होते ही नहीं हैं. तो मैंने उन बच्चों का एक ग्रुप बनाया था और मैंने उनको ऐसे ही कैजुअली पूछा कि आप लोगों ने लॉ कितनी बार रिवाइज किया एग्जामिनेशन में जाने के पहले. मतलब वो रैंक में आए थे. हाँ, कुछ बच्चे सोचते होंगे कि रैंक छोड़ो मैम, 200-200 मार्क्स मिल गए तो भी बहुत हो गया. बट मैं सिर्फ बता रही हूँ कि उन लोगों का लेवल क्या है. सुनो मेरी बात, आप लोग स्माइल करो मतलब समझ रहा है भाई. सुनो मेरी बात. उनको ऐसे ही कैजुअली मैंने मैसेज ड्रॉप किया कि आपने कितनी बार रिवाइज किया था इंटर लॉ को एग्जामिनेशन में जाने के पहले. यू विल नॉट बिलीव उन बच्चों के क्या रिप्लाई हो गया आपके हिसाब से. कितनी बार उन्होंने रिवाइज किया होगा? 2 बार, 3 बार, 5 बार. इंटर लॉ में जो मेरा हाईएस्ट स्कोरर है उसने रिवाइज किया था 7 टाइम्स. 7 टाइम्स. अब आप बोलोगे मैम असं कसं, मतलब इज इट इवन पॉसिबल 7 टाइम्स? तो यस इट इज पॉसिबल. हाउ इट इज पॉसिबल? ओनली थ्रू दिस चार्ट बुक. अगर आप बोलोगे देखो अभी वॉल्यूम नंबर 1A और 1B, 1A और 1B मिला के 300 पेजेस है और वॉल्यूम नंबर 2 जो है और 100 पेजेस होगी, मतलब 400 पेजेस. 400 पेजेस को 7 बार रिवाइज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. हाँ या ना? क्योंकि आप खुद देखो आपका जो सिलेबस है वो पहाड़ जितना है और समय आपको जो दिया गया है वो चींटी जितना है. हम लोग अभी फेब में है, आप समझ लो फेब तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा. आप लोगों की एग्जामिनेशन नवंबर में है, मतलब आप लोगों के पास मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यू हैव 8 मंथ्स इन योर हैंड. 8 मंथ्स में से मैं आपको कहती हूं
6 months तो हम क्लासेस वाले ही ले लेंगे दिन रात आप लोगों से। मतलब आपके पास बच्चे कितने महीने हैं? 2 महीने। कौन से 2 महीने? एक अक्टूबर का और एक सितंबर का। समझ लो रफली 30 और 30 60 डेज। 60 डेज। और कितने सब्जेक्ट्स है आप लोगों के पास? 8। कहने को 8 है बट बिलीव मी देयर आर 10 सब्जेक्ट्स। 11 भी हम कह सकते हैं, कहना गलत नहीं होगा। आप खुद कैलकुलेट कर लो। सपोज 10 सब्जेक्ट्स है इजी कैलकुलेशन के लिए, मतलब मेरे पास 60 डेज है और 10 सब्जेक्ट्स है, मतलब पर सब्जेक्ट 6 दिन। 6 दिन में आप पूरा रीडिंग करोगे, रिवीजन करोगे, पास्ट पेपर सॉल्व करोगे, मॉक टेस्ट दोगे या खुद को संभालोगे? हाँ या ना? और उसमें नवंबर में एग्जामिनेशन, मतलब आप बोलो बहुत खतरनाक होता है नवंबर का सीजन। क्यों? मैं आपको बोलती हूँ, एक तो इंडिया में इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं और ये सारे फेस्टिवल्स ना आपके अटेम्प्ट के वक्त ही होने वाले हैं। शुरुआत फ्रॉम अगस्त। सबसे पहले गणेश उत्सव आएगा। गणेश उत्सव खत्म नहीं हुआ कि 15 दिन में नवरात्रि आ जाएगी। नवरात्रि खत्म नहीं होगी कि दिवाली आ जाएगी। हाँ या ना? और उसी समय पे क्या होता है, नवंबर में आपकी एग्जामिनेशन होती है। तो अब आप खुद देख लो, उसमें अगर किसी का बर्थडे है या किसी की भाई बहन की शादी है तो पूछो ही मत। और प्लस ऐसा भी तो नहीं है ना वी आर फिट एंड फाइन, हो सकता है वी बिकम सिक ऑल्सो समटाइम्स। तो हो सकता है उसमें भी कुछ दिन जाए। नहीं, कोरोना ऐसा मत सोचो, बट जो भी है यूजुअल सिकनेस भी हो तो 3 या 4 दिन तो जाएंगे उसमें। मतलब आप सोच लो आपके पास ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट के लिए 4 दिन भी नहीं होते, उसमें वो बच्चे ने 7 बार रिवाइज किया। हाउ इज दैट पॉसिबल? दिस इज ओनली पॉसिबल इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम द चार्ट बुक। और वो भी फर्स्ट रिविजन आपका क्लास के साथ ही हो जाना चाहिए। अगर फर्स्ट रिविजन आपके क्लास के साथ ही हो जाता है तो ही आप क्या करोगे, उन 2 महीनों में रिविजन करोगे। फिर आप देखो ऑटोमेटिकली आप आगे बाकी के क्राउड से, इंडिया से आप कैसे आगे हो। 2 महीने में जहां पे बाकी का बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, आपकी सेल्फ स्टडी क्लासेस के साथ ही हो गई है। 2 महीने आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो, और वो भी रिवीजन आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट 50 चार्ट्स में करने मिल रहा है। एक दिन में 50 चार्ट्स आराम से हो सकते हैं, आराम से, बिकॉज ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं, प्लस आपका लर्निंग भी क्लास में हो गया। रिवीजन इज नॉट गोइंग टू टेक टाइम। मैंने जो फाउंडेशन का रिवीजन भी लिया था, क्या हुआ था, 12 घंटे में पूरा रिवीजन हो गया था। पूरा सिलेबस का रिवीजन हो गया था 12 घंटे में। मतलब आप सोचो ना, हर रोज भी अगर आप रिवाइज करोगे 6 दिन में आपका 6 रिवीजन हो रहा है, प्रोवाइडेड क्लास के साथ आपने एकदम शिद्दत से पढ़ाई की है। तो वही वो प्रोविजो आ जाता है, वही वो अंतर रखता है आप पास हो रहे हो या ना पास हो रहे हो। सो इट इज ओनली अप टू यू। एक ही चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ, एंड दैट इज कंसिस्टेंट सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क फ्रॉम यू। कंसिस्टेंट मतलब समझते आपको, कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं चलो आज पहला दिन है, पूरी एनर्जी, एकदम एंथुजियाज्म, फिर पूरा हफ्ते जैसे जैसे मंडे आया, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे तक वो वीकेंड वाइब, सैटरडे मैम मूड ही नहीं लग रहा है, कल संडे है मैम कल तो छुट्टी दे दो मैम प्लीज हम पे रहम करो। ऐसा नहीं, मंडे फिर मंडे ब्लूज रहेंगे आप लोगों के कि अरे पूरा हफ्ते पढ़ाई किया, अभी कैसे होगा, कोई संभालो हमें, है ना। वो चीज नहीं होनी चाहिए। ये डेडिकेटेडली मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है, ठीक है कोई बात नहीं, वो लोग आपके साथ ही है, डोंट वरी। अभी तो हम लोग डिजिटल इंडिया में रह रहे हैं यार, एक वीडियो कॉल किया आपको मम्मी दिख जाएगी, सो इट इज ओके। ऐसा तो नहीं है कि आपकी बात नहीं हो रही या आप उनको देख नहीं पा रहे हो, आप फोटोज भेज सकते हो, वीडियो कॉल भेज सकते हो, एनीथिंग इज पॉसिबल। अरे यस और नो गाइस, एनीथिंग इज पॉसिबल ओनली इफ यू डिसाइड। और अगर आपने ठान लिया कि मुझे करना है, यू विल बी एबल टू डू इट। हाँ या ना? तो मेरे साथ कहो, एक बार मेरे साथ आप लोगों को रिपीट करना, मैं कहूंगी फिर आप कहोगे, ठीक है? बोलो इट इज पॉसिबल, बोलो आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। चलो एक बार जोरदार तालियां वापस आप सब लोगों को। चलो इसी नोट से अब मैं शुरुआत करती हूं हमारे पेपर नंबर 2 की। योर पेपर इज पेपर नंबर 2 ऑफ लॉ, ओके, जिसका नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। इस सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। संभालो अपने आप को बेटा।
देखो ऐसे करके हमारा पूरा सिलेबस है। कुछ बच्चे हो सकता है इन्होंने ये चीज ऑलरेडी कवर अप कर ली है थ्रू माय प्रीवियस लेक्चर्स, सो इट इज ओके, इट विल जस्ट बी अ रिविजन फॉर ऑल। देखो सब्जेक्ट का नाम एक बार आप लोग सब साथ में बोल सकते हो, क्या है? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। तो बेसिकली सब्जेक्ट को इंस्टीट्यूट ने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, कॉर्पोरेट लॉज एंड अदर लॉज। कॉर्पोरेट लॉ में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्ट पढ़ना है, यस, जिसका नाम है द कंपनीज एक्ट 2013। इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ और सिर्फ 148 सेक्शंस पढ़ने हैं। मैम बस 148 और बस? जी हाँ 148 बस है, बिकॉज द होल ऑफ द कंपनीज एक्ट इट कंप्राइजेस ऑफ 470 सेक्शंस। 470 सेक्शंस है कुल मिला के कंपनीज एक्ट में, जिसमें इंस्टीट्यूट ने हल्का सा डोज आपको इंटरमीडिएट में देने की कोशिश की है थ्रू 148 सेक्शंस। खैर कंपनीज एक्ट आपने ऑलरेडी बेसिक प्रिंसिपल्स जो है फाउंडेशन लेवल पे किए हैं, बट दैट वाज नथिंग। सच में वो बहुत ही बेसिक था। कंपनी क्या होती है, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, मेंबर्स कौन होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या, इक्विटी शेयर्स क्या, डिबेंचर्स क्या, मेमोरेंडम, आर्टिकल, बहुत बेसिक चीजें आपने करी है एट द फाउंडेशन लेवल। सही कंपनीज एक्ट जो है वो तो इंट्रोड्यूस हुआ है एट द इंटरमीडिएट लेवल, बट यहां पे भी पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी सब कुछ जो है, बाकी सब कुछ मतलब सेक्शन नंबर 149 से लेकर सेक्शन नंबर 470 वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा। वहां पर मतलब कहां पर? यस, सीए फाइनल में। देखो लॉ और अकाउंट्स ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो तीनों भी लेवल में कवर अप होते हैं, फाउंडेशन में भी, इंटर में भी और फाइनल में भी, हाँ या ना? तो अब देखो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा था कंपनीज एक्ट के बारे में एट द फाउंडेशन लेवल, आप बहुत कुछ पढ़ने वाले हो 148 तक एट द इंटरमीडिएट लेवल, बट वो भी पूरे एक्ट को खत्म नहीं करता है, मतलब पिक्चर तो अभी भी बाकी रहेगी और वो कंप्लीट की जाएगी एट द सीए फाइनल लेवल। दूसरा हिस्सा जो है वो अदर लॉस का है, जिसमें आपको 4 एक्ट्स है, ओके। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसके बेसिक प्रिंसिपल्स सेक्शन 1 से 75 तक आपने पढ़ा था फाउंडेशन पे, है ना। बाकी सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी विल बी टॉट टू यू ऑल एट द इंटरमीडिएट लेवल। सेकेंड अदर लॉज में है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, प्रोमिसरी नोट्स, कौन बनाता है, कौन लायबल होता है, कब वैलिड होता है, वो सब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में पढ़ेंगे। साथ साथ में है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एंड द जनरल क्लॉजेस एक्ट। कुछ कुछ सिलेबस जो है जो स्वप्निल सर आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, और कुछ कुछ सिलेबस जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। अराउंड 30 मार्क्स सिलेबस विल बी टॉट टू यू ऑल बाय स्वप्निल सर एंड 70 मार्क्स सिलेबस विल बी टॉट टू यू बाय मी। तो ऐसे करके सर और मैं, हम दोनों भी आपका ये सब्जेक्ट जो है वो क्लास में कवर अप करने वाले हैं। अब देखो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं विथ द कंपनीज एक्ट 2013। देखो ये एक्ट का नाम क्या है, देखो द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनीज एक्ट 2013। अगर आप रियलाइज करोगे ये एक्ट का नाम जो मैंने लिखा है, हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है दैट इज इन कैपिटल। द का टी कैपिटल, कंपनीज का सी कैपिटल, एक्ट का ए कैपिटल। तो ये सब क्या है, डेकोरेशन पर्पस के लिए है। बोलो ना कि अच्छा दिखेगा, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में, आज पहला दिन है, आई हैव टू इम्प्रेस यू, सो हैव टू डू समथिंग। क्या ये एटीट्यूड है? तो ऐसा क्या है, मैंने क्यों हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में लिखा है? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? बिकॉज इट इज द नेम ऑफ दैट। सो व्हाट इज इट सिग्निफाइंग?
if it is the name of the act, why am I writing the first letter of every word in capital? अरे बोलो ना, अभी तो मैंने आपको बोला बोलो, यहां पे गलती की चलेगा, उन 3 घंटों में गलती करोगे नहीं चलेगा. इट इज ओके, डोंट फील ऑकवर्ड. ऐसा मत सोचो कि बाजू वाला क्या सोच रहा है, वो भी यही सोचेगा कि आप क्या सोच रहे हो. अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इट इज ओके. मैं आपको कहती हूँ टिल 1 or 2 days टिल द टाइम वाला कंफर्टेबल. देखो मैं हमेशा से कहती हूँ, फाउंडेशन में भी मैंने ये चीज कही है कि कानून की दुनिया अपनी ही दुनिया होती है. ये अपने सपने खुद सजाता है और ये अपनी दुनिया खुद बसाता है. अ पर्टिकुलर वर्ड कुड मीन समथिंग इन लेमैन्स लैंग्वेज. लेमैन्स लैंग्वेज मतलब डे टू डे जो अपन एक दूसरे से बात करते हैं ना वो. बट इट कुड मीन टोटली समथिंग डिफरेंट इन द आईज ऑफ लॉ, क्योंकि उसका मतलब कुछ और है, उसके लिखने का तरीका भी कुछ और है. जैसे आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. ओके, जैसे कि ये वर्ड है एक्ट. अगर मैं ये वर्ड, आप लोगों को दिख रहा है क्या मैं क्या लिख रही हूं, कि जूम इन करूं मैं? जैसे कि ये वर्ड है एक्ट, ठीक है. लेमन लैंग्वेज में भी हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, एक्ट इस शब्द का. जैसे कि हमने कह दिया हाउ कुड यू एक्ट इन सच अ मैनर. तो जब हम एक्ट इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यहां पे एक्ट का मतलब होता है एक्शन. यहां पे एक्ट इस शब्द का क्या मतलब होता है? एक्शन, मतलब आपकी हरकत. बट अब देखो, यही एक्ट जिसका मतलब एक्शन होता है इज नॉट द मीनिंग ओवर हियर कि चलो कंपनीज का एक्शन 2013 में शुरू हुआ. क्या हम एक्शन यहां पे कहना चाहते हैं? एक्ट जब यहां पे हम लिखते हैं विथ अ कैपिटल ए, एक्ट जब हम यहां पे कानून की दुनिया में लिखते हैं विथ अ कैपिटल ए, इट मीन्स दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ योर लॉ. आपका कानून का ये हिस्सा है. 1-2 दिनों में आपको ये भी समझ में आ जाएगा, लॉ डिफरेंट होता है, एक्ट डिफरेंट होता है, लॉ वाइडर कॉन्सेप्ट है, एक्ट नैरोअर कॉन्सेप्ट है. ये सारी चीजें होने वाली है, डोंट वरी. आज पहला दिन है, इसे थोड़ा सा लाइट टॉपिक ले गए हम लोग, बट लेटर ऑन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड. तो एक्ट विथ अ कैपिटल ए signifies that this is a particular piece of legislature. ये कानून का, लॉ का ये हिस्सा है, और इसीलिए मैंने एक्ट को लिखा है with a capital A. Similarly, ये जो शब्द है कंपनीज is coming from the word company. लेमन लैंग्वेज में कंपनी का कुछ और मतलब होता है. कंपनी जैसे कि I have your company, बट यहां पे मैं कंपनी मतलब वो कंपनी नहीं कहना चाहती हूं. यहां पे कंपनी मतलब मैं कहना चाहती हूं इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. उसका वो मतलब नहीं है जो यूजुअली हम लोग डे टू डे लैंग्वेज में यूज करते हैं. उसका कुछ और मतलब है, और उसका क्या मतलब है उसके लिए आपको इस कानून को पढ़ना जरूरी है. और क्योंकि इसका मतलब कुछ और है, हमने उसको लिखने के तरीकों को भी कुछ अलग रखा है, एंड दैट इज व्हाई वी केप्ट द सी कैपिटल. तो कंपनी के लिए आप आपकी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी का मीनिंग नहीं इस्तेमाल कर सकते हो. यू विल हैव टू लुक इनटू द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंपनी अंडर दिस एक्ट. और इस एक्ट में जो कंपनी वर्ड को डिफाइन किया गया है वही मतलब होता है कंपनी इज शब्द का. क्या मतलब है वो हम देखेंगे, डोंट वरी, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन. जैसे कि आपने एक शब्द पढ़ा है बचपन में मतलब फाउंडेशन में, माइनर. क्या आपने ये शब्द पढ़ा है माइनर? कौन से एक्ट में पढ़ा है आप लोगों ने? सबसे पहले तो आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है ना? ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गिव्स द रेफरेंस ऑफ अनदर एक्ट, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट. माइनर शब्द को डिफाइन करते वक्त अगर आपको याद होगा तो, नहीं भी याद होगा तो एटलीस्ट डेफिनेशन तो आपको क्लिक हो ही गई होगी. हु इज अ माइनर अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? Who is not a major? Any बच्चा who has not completed, NC मतलब not completed, okay? 18 years of age will be considered as a minor. And in special cases,
स्पेशल केसेस जैसे कि बच्चा अनाथ है, ही इज एन ऑर्फन, ओके, ही विल बी कंसिडर्ड एज अ माइनर टिल द टाइम ही इज 21 years ऑफ एज। अब देखो ये माइनर का मतलब है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बट देखो इंडिया में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा भी बहुत सारे एक्ट्स होते हैं, जैसे कि देयर आर लॉज रिलेटिंग टू मैरिज। ये भी शायद से आपने हल्की सी झलक फाउंडेशन में पढ़ी थी, जहां पे आपने पढ़ा था दैट अ माइनर कैन नॉट गेट मैरिड एंड एनी अग्रीमेंट वेर इन अ माइनर इज गेटिंग मैरिड इज वॉइड एब इनिशियो, है ना। सो अकॉर्डिंग टू द मैरिज लॉज इन इंडिया अ माइनर कैन नॉट गेट मैरिड। बट अब देखो इस एक्ट में माइनॉरिटी इस शब्द को डिफाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू योर जेंडर। सो उसके हिसाब से a girl can get married once she is 18 years, but a boy only after he has completed 21 years of age. So ma'am, why should only girls have all the fun? Well, the answer to this question is not a matter of fun. कुछ तो ऑब्जेक्टिव था इस कानून का जिसके लिए हमने इस वर्ड को जेंडर के हिसाब से डिफाइन किया है। सिमिलरली और एक तीसरा कानून है इंडिया में विच इज रिलेटिंग टू वोटिंग राइट्स। उसमें भी कहा है अगर आपको वोट करना है यू शुड बी अ मेजर। इन शॉर्ट अ माइनर कैन नॉट वोट, हाँ है ना। बट यहां पे देर इज नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, चाहे आप लड़के हो या चाहे आप लड़की हो, बोथ कैन गेट बोथ कैन होता है कधी कधी, सुनो, प्लीज कीप योर फोन ऑन साइलेंट मोड। बोथ कैन वोट वंस दे आर 18 years ऑफ एज। तो मैम, ओ मैम, क्या हमें सरकार ये कहना चाहती है कि लड़कों के लिए देश तो चलाना आसान है 18 पे, बट घर नहीं चला सकता है 18 पे? क्या इसका मतलब ये हो गया है? नहीं बेटा, देखो इसका मतलब ऐसा नहीं होता है, लिटरली आप इसका मीनिंग नहीं ले सकते हो। जब मैंने वोटिंग से रिलेटेड कानून बनाया था, ओके, जब मैंने मतलब लॉ मेकर्स ने वोटिंग से रिलेटेड कानून बनाया था, उसका ऑब्जेक्टिव कुछ एक था। सिमिलरली जब मैंने मैरिज से रिलेटेड कानून बनाया था, उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और था। और जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कानून बनाया था, उसका पर्पस कुछ और ही था। उसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए मैंने हर एक कानून में इस माइनर शब्द को डिफाइन किया है। मतलब आप खुद देखो, शब्द एक है बट उसके मतलब अनेक है। तो वही चीज मैं आपको कहना चाहती हूं कि कानून की दुनिया अपनी दुनिया होती है। सिमिलरली लेमैन लैंग्वेज में माइनर कुछ और ही हो सकता है, उसके लिए फिर कुछ एज लिमिट नहीं होती है। बहुत बार अभी आजकल हम कहते हैं इवन दिस, मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चे भी मैच्योर्ड होते हैं और बड़े भी बच्चे होते हैं। तो बेसिकली इट इज साइकोलॉजिकल, ओके, डिपेंडिंग अपॉन योर अपब्रिंगिंग। तो हम लोग यहाँ पे लेमैन लैंग्वेज में माइनर इस शब्द का मतलब कानून में नहीं लगा सकते हैं। हमको माइनर इस शब्द को उसी तरह से समझना होगा जिस तरह से उसके रिस्पेक्टिव कानून में लिखा गया है। और क्योंकि इन शब्दों के मतलब अलग अलग होते हैं, उनको लिखने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। और इसीलिए जब कभी भी मैं कोई भी कानून का नाम लिखती हूं, हाँ, कोई भी कानून, तो हो सकता है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, हो सकता है वो कंपनीज एक्ट है, हो सकता है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, हो सकता है वो पार्टनरशिप एक्ट है, कोई भी कानून आप ले लो, हो सकता है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो, कोई भी कानून, इनकम टैक्स एक्ट हो, कोई भी कानून क्यों ना हो, एवरी नेम, ओके, ऑफ द एक्ट विल बी रिटन wherein the first letter of every word in the name of the act will be in capital. तो अगर सपोज मुझे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखना है, मैं ऐसे लिखूंगी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अभी आप जानते हो, देखो आपने फाउंडेशन में पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द का मतलब क्या होता है। सो एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए बहुत ही एकदम लाइट वर्ड हो ले टू ले लैंग्वेज में,
बट लीगली आप कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द को लाइटली नहीं ले सकते हो. आप लोग जानते हो कल जाके अगर लीगली देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड मी, I can even sue you for the breach of the contract. So you cannot take this word lightly in the eyes of law. नहीं आई बात समझ में? अरे बोलो ना हाँ या ना. तो वही वो चीज है, हर एक कानून का नाम जब आप लिखते हो, और ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि देखो आपका पेपर सब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव है मतलब आपकी आंसर की शुरुआत ही होगी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013. अगर वहीं पे आपने ऐसा लिख दिया द कंपनीज एक्ट, इंस्टीट्यूट जो है, एग्जामिनर जो है, आपका आंसर देखेगा भी नहीं. वो ये बोलेगा इस बच्चे को ये तक नहीं पता है कि एक्ट के नाम को लिखते कैसे है, उसने क्या एनालाइज करके कंक्लूजन दिया होगा. स्ट्रेट अवे यू विल गेट 0 मार्क्स. फिर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एग्जामिनेशन के बाद एकदम खुश हो जाते हैं कि मैम पेपर बहुत अच्छा गया, बट जब जैसे ही मार्कशीट देखते हैं बोलते जिसमें सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया था सबसे कम मार्क्स मिले. तो ऐसा नहीं होता है. देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. हो सकता है आपने पूरा का पूरा आंसर एकदम करेक्ट लिखा है, अच्छा लिखा है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, बट इसी चीज की वजह से इंस्टीट्यूट ने आपको मार्क्स ही नहीं दिए हैं. सो देयर इज अ रीजन. इंस्टीट्यूट क्यों आपको कम मार्क्स देगा या ज्यादा मार्क्स देगा? It is only going to give the marks that you deserve. Getting this or no? तो ये आपको समझने की बात है कि गलती मैंने कहां की है. तो बहुत बार ऐसा होता है बच्चे पूरा आंसर लिखते हैं, आंसर करेक्ट भी होता है, बट ये कुछ टेक्निकल चीजें होती है जो वो फुलफिल नहीं करते, जिसके वजह से उनको मार्क्स नहीं मिलते. तो जब आप आपकी नोटबुक में भी आंसर्स लिखोगे अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, आप लोग एक्ट का नाम ऐसे ही लिखोगे. हाँ ये क्या है 2013? इज दिस माई लकी नंबर? व्हाट इज दिस देन? यस, इट इज द ईयर इन विच दिस एक्ट केम इनटू फोर्स, है ना. तो कब ये एक्ट इनफोर्स हुआ है वही ये साल है. एग्जैक्ट दिन क्या है बताओगी? डोंट वरी, कीप लिटिल पेशेंस, है ना. तो ये वो साल होता है. तो जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज द ईयर in which this act came into enforcement. या तो the Negotiable Instruments Act 1881. So 1881 is that year in which this act came into enforcement. हाँ है ना? पक्का समझ में आई बात? देखो शुरुआत करते एक एग्जाम्पल से. एक काम करो ना, ये लिख दो ना आप लोग आपकी बुक्स में, फर्स्ट पेज पे आपका नाम लिख दो और मेरे सब्जेक्ट का नाम लिख दो. ऑल द वर्चुअल स्टूडेंट्स जो आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को भी आपकी बुक्स निकालनी है और लिखना है. कम ऑन. सबसे पहले फर्स्ट पेज पे यू विल राइट डाउन द नेम, your name and the subject name, corporate and other laws. सुनो ना, ये लिखना है कि आप लोगों को कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज का वेटेज. जिन्होंने आज से बैच ली है आप लोग ये लिख दो. पहले ये लिख दो फर्स्ट पेज पे, सब्जेक्ट का नाम कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, और उसके 2 हिस्से करो. लिखा? जल्दी जल्दी लिखो.
हो गया क्या? लिख के लिखो जल्दी जल्दी। चलो, आई एम अज्यूमिंग यू ऑल आर डन विद द राइटिंग पार्ट। हो गया? लिखो ना जल्दी जल्दी। ओके ये लिख दो अभी। ये लिखो तो, चलो जल्दी जल्दी लिखो। ये माइनर का एग्जाम्पल भी लिखो तो आपको को रिलेट होएगा मैं क्या कहना चाह रही थी। ये किसके स्टिकी नोट्स किसके है? और ये थैंक यू। ऊपर लू क्या? क्या? बातें करने के लिए समय नहीं दिया है। लिखो जल्दी जल्दी। वो एनसी का मतलब है नॉट कंप्लीटेड। आप लोग फुल फॉर्म लिखो, वो मैंने ऐसे ही लिख दिया। नो एसएमएस लैंग्वेज इन द एग्जामिनेशन, ओके? ओनली आई एम अलाउड टू डू दैट। यू कैन नॉट डू दैट। हो गया? चलो ओके बिफोर आई स्टार्ट विथ एनी एक्ट, व्हाट आई डू इज, मैं हमेशा अपने बच्चों को बताती हूं कि क्यों वो एक्ट आया है। ओके तो अगर आपने फाउंडेशन मुझसे पढ़ा होगा तो आप लोग समझ सकते हो कि जब मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शुरुआत की थी, सबसे पहले दिन मैंने आपको यह बताया था कि व्हाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। अगर वो नहीं होता तो क्या? सिमिलरली कंपनीज एक्ट 2013 क्यों आया, पहले हम ये देखेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 1, व्हिच इज रिलेटिंग टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ द
एक्ट। खैर एप्लीकेबिलिटी तो अभी आजकल के जमाने में बहुत इजी हो गई, क्योंकि अभी आप लोग जानते हो नाउ एवरी एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। पहले तो भी इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर था, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर था, बट अभी वो चीजें हैं नहीं, ठीक है, वो बात की बात है। बट पहले व्हाई दिस एक्ट केम इनटू पिक्चर, कि क्यों ये एक्ट को लाया गया, अगर ये एक्ट नहीं होता तो क्या, इन चीजों को अब हम देखने वाले हैं। देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई दिस एक्ट इज सो इंपॉर्टेंट। से फॉर एग्जाम्पल this is you, okay, and now you have become a chartered accountant, but now you are not that much of interested in a job or practice, आपको ज्यादा इंटरेस्ट है बिजनेस करने में, होता है बहुत सारे लोगों का, ओके। सो नाउ हाँ, प्रोफेशनल डिग्री चाहिए थी इसलिए आपने ये कोर्स किया, सो नाउ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड नाउ यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर बिजनेस यू वांट। तो थोड़ा सा आपने मार्केट का रिसर्च किया और आपने देखा कि आजकल के जमाने में एक स्मार्टफोन हर एक पर्सन के पास होता है। एक बड़ा व्यक्ति तो छोड़ो, बच्चों के हाथ में भी आजकल स्मार्टफोन आ गया है, बिकॉज नाउ इवन द क्लासेस आर ऑनलाइन, इवन कॉलेजेस क्या, इवन स्कूल्स आर नाउ बिकम ऑनलाइन, सो नाउ देयर इज अ नीड फॉर स्मार्टफोन। तो अगर इतना बिजनेस चल रहा है स्मार्टफोन का, यू थिंक why not to open a retail shop of selling mobile phones? Okay, दो तीन ऑप्शन आए, मेडिकल स्टोर आया, लैपटॉप का स्टोर आया, मोबाइल फोन का स्टोर आया, तो आपने सोचा लेट्स बिगिन विथ अ मोबाइल स्टोर। सो व्हाट यू डू इज यू ओपन अ रिटेल शॉप ऑफ मोबाइल फोन्स। तो यहीं पे अगर आप पुणे के हो गए, पुणे में देर इज अ वेरी फेमस ओल्ड सिटी में तिलक रोड, ओके, देर इज अ वेरी फेमस रोड जहां पे बहुत सारे मोबाइल शॉपीज हैं। तो आपने क्या किया, वहीं पे एक मोबाइल शॉप अपना खोल दिया। यू आर अ रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ मोबाइल फोन्स, ओके, सो यू हैव ऑल काइंड्स ऑफ फोन, चाहे वो सैमसंग है, एमआई है, आईफोन है, सारे फोन्स आप रखते हो अपने पास, सिर्फ कंपनी से लेते हो और बेचते हो, और जो मार्जिन है दैट इज अ प्रॉफिट मार्जिन। अब देखो ऑब्वियसली अगर आपने शॉप खोला है, आपने कुछ तो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा, राइट? कैपिटल क्या होता है समझता है आप लोगों को? यू आर ऑल एक्सपर्ट्स इन अकाउंट्स, यस, कि assumed you all are all experts in accounts, okay? So now what you did is you introduced 5 lakhs, घर पे कुछ पैसे पड़े हुए थे, 5 लाख रुपए आपने लिए, ऑब्वियसली शॉप रेंट पे लिया, फिर आपने कुछ स्टाफ को एम्प्लॉय किया, कुछ फर्नीचर लगवा दिया, अपने लिए एक टेबल कुर्सी लेके आ गए आप, और ऐसे करके 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपने क्या कर दिया, एक रिटेल शॉप अपने नाम पे खोली। अब मुझे बताओ, जब आपने ये रिटेल शॉप खोली है, are you the owner of this shop? Yes. And plus, are you also managing this shop? Yes or no guys? This is, I'm talking about CA बनने के बाद की बात है ना, तो हो सकता है 5 साल बाद की बात है। So now you're a grown up. You open this retail shop. और इसी शॉप के, my dear friends, owner भी आप हो, and plus कौन हो आप? मैनेजर भी आप हो। सब कुछ तो आप ही मैनेज कर रहे हो। कौन से कंपनी के फोन सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, किसका स्टॉक कम हो रहा है, क्या वापस से स्टॉक मंगवाना है, फिर उसके बाद कौन से कलर्स कौन से फोन में आते हैं, किसकी एक्सेसरीज ज्यादा बिकती है, ये सारी चीजों का ध्यान आप ही रख रहे हो। कितना सेल क्रेडिट पे हुआ है, कितना कैश में हुआ है, क्या क्रेडिट पे बेचे हुए कस्टमर्स के हमारे क्रेडिट पीरियड खत्म होने के बाद पैसा आया है या नहीं आया है, क्या उनका फॉलोअप लेना है, कितना बैड डेट का परसेंटेज है, ये सारी चीजें आप ही तो देख रहे हो ना। तो आप कौन हो? ओनर भी हो और मैनेजर भी हो। पूरे साल आप बिजनेस करोगे, और बिजनेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट आता है, पूरा का पूरा प्रॉफिट क्या आपका ही रहेगा? अरे बोलो ना, हाँ या ना? ये बजट जो अभी आया कुछ दिन पहले, उसमें क्या बोलने पे टैक्स लगाया गया है? तो बोलो ना, मुफ्त है बोलना, बोला करो हाँ या ना तो बोलो, और कुछ नहीं तो ओके। अब देखो, कुछ समय तक आपका बिजनेस काफी अच्छा चलता है, आपको देख के आपके फ्रेंड्स भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि
सुनो, एग्जाम्पल के साइड से सोचो आप, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आपके दोस्तों ने जॉब किया, साल भर 2 साल जॉब किया, बट नाउ देयर लाइफ इज बिकम वेरी मोनोटोनस, बहुत ड्राई लाइफ हो गई उनकी। वही सुबह उठो, फटाफट तैयार होके ऑफिस जाओ, दिन भर स्लॉग करो, वही रूटीन, बहुत बोर हो चुके हैं वो। और वो देख रहे हैं कि आपका बिजनेस एकदम तूफान चल रहा है, इतने फोन बिक रहे हैं कि पूछो मत। सो नाउ इवन दे थिंक व्हाई नॉट टू जॉइन हैंड्स विथ यू, ऐसे वो सोच रहे हैं। तो वो आपको अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि क्या हम भी ये मोबाइल शॉप आपके साथ रन कर सकते हैं। तो आप कहते हो ये जो फिलहाल जो तिलक रोड पे मेरा शोरूम है मोबाइल फोन का, दैट इज सेल्फ सफिशिएंट, मैं उसके लिए काफी हूँ। बट हाँ, इवन आई वॉज थिंकिंग ऑफ एक्सपांडिंग माई बिजनेस, आप बोल रहे हो हाँ कि इवन आई वॉज थिंकिंग ऑफ एक्सपांडिंग माई बिजनेस, बट अभी मैं तो दिन रात ये तिलक रोड के आउटलेट में ही रहता हूँ, आई डोंट हैव द टाइम, और फिजिकली भी पॉसिबल नहीं होता है। अगर मैं आज तिलक रोड पे हूं, आई कैन ओनली बी इन तिलक रोड, या अगर मैं आज पुणे में फेस टू फेस क्लासेस ले रही हूं, आई कैन ओनली बी इन पुणे, आई कैन नॉट रन अराउंड इन हैदराबाद, सोलापुर, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, मैं एक ही जगह रह सकती हूँ। तो देयर इज अ लोकेलिटी रिस्ट्रिक्शन। तो अब आप क्या बोल रहे हो, आपके मन में आइडिया आया कि यस, अगर मेरे ये 2 दोस्त है who want to join hands with me, why not? I will make them the owner of this business, provided even they provide certain amount of capital. तो उन्होंने भी 5 लाख, ये आपके 5 लाख है, प्लस आपके पहले दोस्त के 5 लाख, और प्लस आपके दूसरे दोस्त के 5 लाख, ऐसे करके 15 लाख का कैपिटल करके अब आपने क्या कर दिया, और 2 शॉप्स खोल दिए हैं इन पुणे। तो एक से आपने हड़पसर में खोल दिया और एक पिंपरी में खोल दिया या बानेर में खोल दिया। तो एक हड़पसर का आउटलेट एक दोस्त संभाल रहा है और बानेर का आउटलेट दूसरा दोस्त संभाल रहा है, और ऐसे करके अब आप तीनों भी दोस्त, मतलब आप और आपके 2 दोस्त, ऐसे करके आप तीनों इसी बिजनेस के ओनर भी हो और प्लस आप मैनेजर भी हो। साल भर आप तीनों भी बिजनेस करोगे और जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। ओनर भी आप हो और मैनेजर भी आप हो। बट अब देखो, कुछ समय के बाद ये भी लिमिटेड हो जाएगा। ग्रो हो के क्या होगा, अब 3 के 4, 4 के 10 स्टोर्स खोलोगे, एंड देन देयर इज अ फुल स्टॉप, नथिंग कैन हैपन। और दोस्त भी तो इतने भरोसे वाले होने चाहिए ना, हाँ या ना। पैसा अगर आया है, हो सकता है इंसान की नीयत भी खराब हो जाए, तो इतने पक्के दोस्त, हो सकता है 2 से ज्यादा ना हो, दोस्त बहुत सारे हैं, बट जिस पे भरोसा है, जिसके साथ बिजनेस कर सकते हैं, वैसे वाले दोस्त नहीं है। या हो सकता है वैसे दोस्त है बट वो प्रैक्टिस में है, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है या अच्छा जॉब है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू बिजनेस। बट नाउ यू वांट टू, अब देखो 10 साल हो गए आपको आपका ये पहला शॉप खोल के, अब आप बोल रहे हो 10 सालों से, इट्स अ डिकेड कि मैं ये बिजनेस में हूं, मुझे तो लगता है मैं खुद का इन हाउस मोबाइल फोन ही बना सकता हूं, मैन्युफैक्चर कर सकता हूं। सारे इन एंड आउट पता है कि कौन सी सारी चीजें रिक्वायर्ड है टू हैव अ मोबाइल फोन, सारे कॉन्टैक्ट्स है और सारे कस्टमर्स की तो लिस्ट है ही। और मैं जानता हूं कि लोगों को कम पैसों में ज्यादा फीचर्स चाहिए, तो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट भी पता है। यू वांट टू हैव योर ओन फैक्ट्री विच विल मैन्युफैक्चर मोबाइल फोन्स। नॉलेज है, डेटा है, इंफॉर्मेशन है, सब कुछ है, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, दैट इज पैसा। क्योंकि जितना पैसा था आपके पास और आपके 2 दोस्तों के पास, वो आपने ऑलरेडी बिजनेस में डाल दिया, वो आपने ऑलरेडी क्या किया है, बिजनेस में डाल दिया। तो अब देखो, ऐसे समय पे आप क्या कर सकते हो। अब ऑब्वियस ही बात है, ऐसे समय पे आप उन लोगों के पास जा सकते हो जिनको आप जानते हो।
हो सकता है आपकी दीदी है, जीजू है, भैया है, भाभी है, मम्मी है, पापा है, हाँ या ना। आप ऐसे लोगों के पास जा सकते हो जिनके पास पैसा है और आपको ये पैसा देने के लिए वो रेडी है। बट अब जब वो आपको पैसा दे रहे हैं, अब वो जब आपको पैसे दे रहे हैं, आप कह रहे हो कि हम ओनर ही रहेंगे। सॉरी, वो जब आपको पैसा दे रहे हैं, सॉरी माय मिस्टेक, वो जब आपको पैसा दे रहे हैं, पैसा देके वो बन जा रहे हैं ओनर्स ऑफ दिस बिजनेस। बट आपने अपने पास रखा है अभी तक मैनेजमेंट का राइट। मैनेजमेंट का राइट आप अभी भी अपने पास ही रख रहे हो, क्योंकि अब देखो 10 सालों से बिजनेस में वो नहीं आप हो, हाँ या ना। दीदी जीजू तो नए हैं इस बिजनेस के लिए, 10 सालों से आप इस बिजनेस में हो, सो यू नो द इन एंड आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस। आप नहीं चाहते हो कि कोई और ये बिजनेस को मैनेज करे, क्योंकि हो सकता है अगर कोई नया व्यक्ति इस मैनेजमेंट में आए, आपके बिजनेस में लॉस हो जाए। यू टोटली नो हाउ टू मैन्युफैक्चर दिस मोबाइल फोन, क्या रेंज रखनी है, क्या कलर्स रखने हैं, क्या फीचर्स रखना है, क्या प्राइस रखना है इस मोबाइल फोन में, कौन से कस्टमर्स को टारगेट करना है, ये सारी चीजों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है, उन लोगों को नहीं है। उल्टा आप तो उनको कह रहे हो कि हे जीजू, आप हमको पैसे दे दो और आप हमारे बिजनेस के मालिक बन जाओ। साल भर बिजनेस को मैनेज करेंगे हम, साल भर बिजनेस को मैनेज करेंगे हम, और बिजनेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट आता है, मुनाफा आता है, वो मुनाफा के हिस्सेदार रहोगे आप। मतलब आपके लिए तो कोई टेंशन नहीं, आपका जो जॉब चल रहा है वो चलेगा ही, आप सिर्फ हमको पैसे दो, आपके दिए गए पैसों से हम धंधा करेंगे, हम बिजनेस करेंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, मोबाइल मैन्युफैक्चर करेंगे और पूरे इंडिया में इस मोबाइल फोन को बेचेंगे। और बेचने के बाद जो भी प्रॉफिट आता है, ये प्रॉफिट का हिस्सा हम आपको देंगे। बट हमने उनको मैनेजमेंट में इन्वॉल्व किया है या नहीं किया है? क्यों नहीं किया है? आप खुद सोचो। दीदी मैनेजमेंट में आ गई, जीजू मैनेजमेंट में आ गए, मम्मी आ गई, पापा आ गए, भैया आ गए, भाभी आ गए। कुछ एक डिसीजन लेना है कि प्राइस क्या रखना है। जीजू कुछ एक कहेंगे तो आप कुछ और कहोगे। जीजू कहेंगे नहीं नहीं, जितना महंगा फोन उतनी ज्यादा उसकी डिमांड और उतनी हवा उसकी। आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं है, आजकल सारे कस्टमर्स का इतना परचेसिंग पावर नहीं है और ऑनलाइन स्कूल तो सब बच्चों को करना ही है, तो इतना बार्गेनिंग पावर नहीं है, तो वी विल टारगेट द मास क्राउड इंस्टेड ऑफ द प्रीमियम क्राउड। समझने की कोशिश करो। अब मम्मी भी उसमें है, मम्मी का अपना दिमाग अलग चलेगा जो बहुत रैशनली चलेगा, हाँ या ना। और फिर मम्मी उसमें कहेगी कि जीजू को तू मना कर रहा है, जीजू को मना करने के पहले दीदी का तो सामने चेहरा ला, हाँ या ना। मतलब अब देखो बिजनेस रहा एक, इमोशंस आ गए बीच में। हम नहीं चाहते कि सब लोग मैनेजमेंट में इन्वॉल्व रहे, बट उनका पैसा लेना है। अगर उनका पैसा लेना है, इज्जत तो देनी पड़ेगी ना। तो इसलिए हमने उनको क्या कर दिया, बना दिया इस बिजनेस का ओनर। पार्टनर नहीं, क्या बनाया है? ओनर। और मैनेजमेंट अभी तक आप और आपके दो दोस्तों के पास ही रखा गया है। तो जो भी स्ट्रैटेजीज है इस फैक्ट्री की, आप लोग डिसाइड करोगे। कहां पे लैंड खरीदना है, क्या कोई SEZ जोन है जहां पे फैक्ट्री खोलनी चाहिए, या कहाँ फैक्ट्री खोलनी चाहिए, क्या लैंड को रेंट पे लेना है या परचेस करना है, मोबाइल फोन क्या रेंज में बनाने हैं, मोबाइल फोन के फीचर्स क्या क्या देने हैं, मोबाइल फोन को कौन से कलर्स में लॉन्च करना है, क्या प्राइस पेनिट्रेशन करना है मार्केट में, ये सारी स्ट्रैटेजीज कौन डिसाइड करेगा? आप और आपके दो दोस्त। साल भर आप लोग बिजनेस करोगे और बिजनेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट आता है वो दिया जाएगा टू दीज ओनर्स। और ऐसे करके आपकी बन गई एक फैक्ट्री। बट अब देखो, ये भी आपके लिमिटेड सपने ही थे, आपकी सोच बड़ी थी, आपके सपने बड़े थे,
तो आपको बड़ा इंसान बनना था, आपने सोचा इंडिया ही क्यों, आई वॉन्ट टू एक्सपोर्ट माई मोबाइल फोन्स आउट ऑफ इंडिया। इंडिया में अगर इसकी इतनी चाहत बढ़ गई है, लोग इतना प्रेफर कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट टू सेल इट इन अदर कंट्रीज। नाउ अब देखो कितना आगे बढ़ गए हो आप जिंदगी में। अब आपको एक्सपोर्ट करने हैं आपके मैन्युफैक्चर्ड फोन्स। थोड़ा सा बड़े सपने हैं आपके, बट अगर एक्सपोर्ट करने हैं आपको आपके मोबाइल फोन्स, इंडिया में जो क्वालिटी है अब वो नहीं चलने वाली है। थोड़े से आपको आपके स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जितना स्कोप ज्यादा है उतना रिस्क भी ज्यादा है। हो सकता है नाम करने जाए और रिवर्स अपने ऊपर आ जाए, क्वालिटी इश्यूज। सो नाउ यू वांट टू अपॉइंट स्किल्ड स्टाफ, क्वालिटी चेक 100% रखनी है, बहुत सारी एडिशनल चीजें आपको डालनी है। अब ऐसे केस में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपको चाहिए और ज्यादा पैसा। बट अब जितना पैसा आपके दोस्तों के पास, आपके पहचान वालों के पास था इस क्लोज ग्रुप में, वो तो सब कुछ ऑलरेडी ड्रेन आउट हो चुका है। अब अगर आप और आपके दो दोस्त पैसा मांगना चाहते हैं, ओन फंड्स, नॉट लोन फंड्स, तो वो किसके पास अभी जा सकते हैं? यस, नाउ वो लोग जाएंगे आम जनता के पास। आम जनता, मैंगो पीपल। तो ये बहुत सारे लोग, अब देखो कितना सिनर्जी इफेक्ट आ जाएगा। इतने सारे लोग जिनका इतना सारा पैसा हमारे पास, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। बट अभी भी हम ही इस बिजनेस के हैं मैनेजर्स, और इनको बना दिया है इस बिजनेस का। मतलब हमने कहा है कि आप पैसा दो और बन जाओ इस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक। आप में से कितने लोगों ने गुरु मूवी देखी है? गुरु, हाँ, अभिषेक बच्चन की, ऐश्वर्या राय की, इतने ही बच्चों ने देखी है। एक मिनट रुको, मैं एक मेरे पास है क्या, मुझे चेक करने दो। प्लीज वॉच दैट मूवी, इट्स अ फैंटास्टिक मूवी। साउंड चेक करना, साउंड चेक। कॉन्ट्रैक्टर साहब, बहुत खुशी हुई। The pleasure is entirely mine. तुम्हारे लिए एक लागे सब से ट्रेडिंग नहीं करेगी। आना पड़ेगा। हाँ, I want to show you all this particular scene of this movie. लाइट्स बंद कर सकता है क्या? लाइट्स कहाँ से बंद होती है? ये सिर्फ प्रोजेक्टर के सामने वाली लाइट्स, उसके पीछे है क्या स्विच? बट अभी उधर दिख रहा है क्या क्लियरली? उधर भी क्लियरली नहीं दिख रहा है। क्या कर सकते हैं? चेक करते, और कुछ बंद नहीं हो जाए। छोटी रखती हूँ स्क्रीन पर। दिख रहा है कुछ? अभी कुछ नहीं हो सकता। मीन्स अभिषेक बच्चन, उन्होंने अपने घर पे एक पार्टी थ्रो की है और आप सिर्फ कॉन्वर्जेशन सुनो। अगर
यू आर एबल टू कोरिलेट इट इज ओके। अगर नहीं समझ में आया मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पहले देख तो ठीक है। अरे क्या लाइट चालू करना। आपने वो एक सेंटेंस सुना जहां पे अभिषेक बच्चन बोल रहे थे हम लोग पब्लिक के पास जाएंगे, हम लोग पब्लिक इशू करेंगे, पब्लिक इशू, है ना? वही वो चीज है यहाँ पे जो बताई गई है। अब आपके पास सपने हैं, आपकी सोच बड़ी है, आपके सपने बड़े हैं, बट अब आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो पैसों के लिए आप किसके पास जाओगे? आप जाओगे पब्लिक के पास। तो आप क्या करते हो? बेसिकली पब्लिक इशू। इससे शायद से मेरे को लगता है आप लोगों को अब क्लिक हो ही गया होगा ये चारों टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कौन से हैं। सबसे पहला जो टाइप था, दिस इज नथिंग बट इट इज अ सोल प्रोप्राइटरीशिप, जहां पे आप ओनर भी हो और मैनेजर भी हो। सेकंड वाले टाइप में बोलो ना, ये क्या है? दिस इज अ पार्टनरशिप, जहां पे एक से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं और ये सारे लोग ओनर भी है और साथ साथ में क्या है? मैनेजर्स भी है। ये थर्ड टाइप जो है, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। ओके, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जहां पे ओनर्स इज अ वेरी क्लोज्ड ग्रुप ऑफ पर्संस। आप डायरेक्टली पब्लिक के पास नहीं जा रहे हो। देखो हमने फाउंडेशन में किया था ना, स्पेशल ऑफर, जनरल ऑफर, वही वो चीज है। यहां पे ये जो ओनर्स बनाए जा रहे हैं, ये इनको ओनर बनाने का ऑफर इज अ स्पेशल ऑफर, ठीक है? बट जब आप पब्लिक एट लार्ज के पास जाते हो, विच इज ओपन टू ऑल ऑफ यू ऑल, इट्स अ जनरल ऑफर जो यहां पे किया जा रहा है। जो गुरुकांत देसाई मतलब अभिषेक बच्चन कह रहे थे कि 10 रुपए दो और मालिक बन जाओ, 10 रुपए दो और मालिक बन जाओ। 10 रुपए आपके लिए कम है, बट आप सोचो इस क्लासरूम में बैठा हर एक बच्चा अगर 10 रुपए भी देगा तो मेरे पास कितना कॉर्पस जमा हो जाएगा। और ये क्लासरूम क्यों? आप सोचो इतने सारे इंडियंस है, अगर 10 रुपए हर एक व्यक्ति देगा तो मेरे पास कितने फंड्स जो है वो मैनेज हो जाएंगे। साल भर मैं बिजनेस करूंगी, मैं मतलब आप और आपके दो दोस्त, और साल भर बिजनेस करने के बाद जो प्रॉफिट होगा आप इन ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। और ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, ये क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? वेरी गुड, काफी होशियार हो आप लोग। उसको लीगल वर्ड्स में कहते हैं डिविडेंड इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओनर्स ऑफ द कंपनी। सो ये जो है, दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ पब्लिक कंपनी। तो देखो, ओवर अ सोल प्रोप्राइटरीशिप एंड अ पार्टनरशिप, द बिगेस्ट एडवांटेज दैट अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कि हम फंड्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज। दूसरा बड़ा एडवांटेज, ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग। ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम द मैनेजमेंट। और एक तीसरा आप एडवांटेज पढ़ने वाले हो जो बहुत ज्यादा है, एंड दैट इज द लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स इज लिमिटेड। आपने पार्टनरशिप एक्ट में और सोल प्रोप्राइटरी के बारे में आपने पढ़ा है फाउंडेशन लेवल पे। कल जाके अगर आपकी एसेट्स हो जाती है कम और लायबिलिटीज हो जाती है ज्यादा ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप फर्म, आपको आपके घर के एसेट्स को यूज करना होगा टू पे द डेट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अरे याद है या नहीं है? मतलब आप सोचो अगर कल जाके बिजनेस में कुछ गलत हो गया, आपका घर का पैसा डूब सकता है। बट कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज का जरा भी टेंशन नहीं है। ज्यादा से ज्यादा चलो खराब हुआ ना, क्या डूबेगा? आपका कैपिटल डूबेगा, देन द कंपनी विल बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। आपका घर का पैसा कभी इस्तेमाल नहीं होगा टू पे द डेट्स इनकर्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। सो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लायबिलिटी हमारे ओनर्स की लिमिटेड होती है। ओनर्स अलग, मैनेजर्स अलग, हाँ है ना? एंड देन वी कैन गो टू द पब्लिक एट लार्ज टू रेज फंड्स। सोल प्रोप्राइटरीशिप में तो कितना पैसा लाओगे, लाओ लाके भी आप।
पार्टनरशिप में भी कितने पार्टनर्स कलेक्ट कर लोगे? देखो, लोग कलेक्ट करना एक चीज होती है, बट धंधे में इन्वॉल्व करना एक दूसरी चीज होती है। कितने लोगों को आप पार्टनर्स बनाओगे? नहीं आ रही है बात समझ में? हाँ है ना? तो अब अगर उनको ला भी लिया, उनकी पेइंग कैपेसिटी लिमिटेड है एज कंपेयर टू होल ऑफ इंडिया और उनके लोग। तो इसीलिए हमने इनकॉर्पोरेट मतलब इंट्रोड्यूस किया अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। खैर, ये एक्ट यहां पे लिखा तो है मैंने 2013, बट 2013 इज नॉट द ईयर वेरिन फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनीज एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड। 2013 के पहले ना कंपनीज एक्ट 1956 थी। इनफैक्ट उसके भी पहले इट वाज द कंपनीज एक्ट 1913 और उसके पहले भी थी। बट ठीक है, अभी आज के लिए तो हमें इन एक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, बिकॉज करंटली व्हाट इज इन ऑपरेशन इज द कंपनीज एक्ट 2013। हाँ या ना? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं प्राइवेट कंपनी के, पब्लिक कंपनी के। आपने कभी फ्लिपकार्ट के बारे में सुना है? फ्लिपकार्ट सुना है आपने? शॉपिंग की है आप लोगों ने? Flipkart is a classic example of a private company. It is working as a company. एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूं, प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड देन वील डिस्कस अबाउट फ्लिपकार्ट। आज की कहानी है देश के दो युवा सफल बिजनेसमैन की, जिसने भारत के रिटेल व्यापार को इंटरनेट के माध्यम से एक नया प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हुए 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर ली। देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान से पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों दोस्तों ने सबसे पहले दूसरी कंपनी में काम करते हुए तजुर्बे हासिल किए और फिर उन्हीं तजुर्बों का इस्तेमाल कर महज 4 लाख रुपए की खुद की सेविंग से अपने कारोबार का शुभारंभ किया और आज दोनों भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हैं। मामूली रकम से शुरुआत कर भारत के स्टार्टअप जगत की सबसे सफल कहानी लिखने वाले इन दोस्तों की सफलता पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत रहेगी। हम बात कर रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल की सफलता के बारे में। पंजाब के चंडीगढ़ में पले बड़े सचिन और बिन्नी ने स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसके बाद सचिन ने टेक स्पेन नाम की आईटी कंपनी से अपने करियर की शुरुआत की। कुछ महीनों तक यहाँ काम करने के बाद सचिन दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर ली और फिर उसके बाद सचिन ने अपने बचपन के मित्र बिन्नी को भी वहाँ काम करने का सुझाव दिया। करीबन 6 महीने तक काम करने के बाद दोनों ने खुद का कारोबार शुरू करने की इच्छा से नौकरी छोड़ने का निश्चय किया। शुरुआत में उन्होंने एक ऑनलाइन सर्च इंजन शुरू करने के बारे में सोचा, लेकिन महसूस किया कि भारत में ई कॉमर्स के लिए मौजूदा बाजार में काफी संभावनाएं हैं। जिसके बाद फिर दोनों दोस्तों ने फ्लिपकार्ट के कॉन्सेप्ट पर काम शुरू किया और साल 2007 में 4 लाख रुपए की मामूली रकम से दोनों दोस्तों ने फ्लिपकार्ट की नींव रखी। शुरुआती समय में कम बजट की वजह से उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन किताबें बेचने का निश्चय किया और बेंगलोर में एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लेकर उन्होंने वहीं से सब कुछ मैनेज किया। इतना ही नहीं, उस समय दोनों खुद ही किताबों की डिलीवरी करने लोगों के घर जाते थे। 2 साल तक बिना रुके काम करने के बाद फ्लिपकार्ट इन्वेस्टर्स को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रही और साल 2009 में एसेल इंडिया ने फ्लिपकार्ट में $1 मिलियन का निवेश किया और फिर साल 2010 में टाइगर ग्लोबल ने $10 मिलियन का बड़ा निवेश करते हुए इसे एक नई दिशा प्रदान की। उसके बाद 2011 के शुरुआत में टाइगर ग्लोबल द्वारा और $20 मिलियन के निवेश ने फ्लिपकार्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। इतना ही नहीं, Myntra.com, Jabang.com और पेमेंट स्टार्टअप फोनपे पर भी फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण है। फ्लिपकार्ट अपने कारोबार में तेजी लाने के लिए तरह तरह के लुभावने ऑफर्स को ग्राहकों के सामने पेश करता रहा है। इसी कड़ी में उसने बिग बिलियन डे नाम से साल 2014 में एक सेल शुरू किया जो कि बुरी तरह फ्लॉप रहा, लेकिन बंसल भाइयों ने हार नहीं मानी और उसी सेल को अगले साल शुरू कर रिकॉर्ड तोड़ सेल किए। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्लिपकार्ट पर 1400 करोड़ की सेल एक दिन में हुई है, जबकि देश में बाकी रिटेल सेल ही 1070 करोड़ रुपए है। साल 2017 में फ्लिपकार्ट अपने 5 दिन के सेल में 5000 करोड़ रुपए का कारोबार किया। फ्लिपकार्ट की सफलता और भारत में बढ़ती आर्थिक तेजी को देखते हुए कई बड़ी कंपनियों ने फ्लिपकार्ट को खरीदने की कोशिश शुरू कर दी।
काफ़ी रस्साकसी के बाद अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने करीब 1600 करोड़ डॉलर यानी 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा देकर फ्लिपकार्ट की 77% हिस्सेदारी खरीदी और दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स डील को अंजाम दिया। सचिन और बिन्नी ने आज से 10 साल पहले एक छोटा सा सपना देखा था। उस वक्त उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन दोनों भारत के दिग्गज कारोबारी की सूची में शामिल होंगे। इन दोनों दोस्तों ने फ्लिपकार्ट को एक नई ऊंचाई पर बिठा असंभव को भी संभव कर दिखाया और अपना कारोबार शुरू करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अनूठी मिसाल पेश की। तो अब देखो, आपने इस वीडियो में देखा होगा कि दो दोस्तों ने एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल, एंड दे डिड देयर बिजनेस ओके थ्रू बेसिकली दे डिड ई कॉमर्स, हाँ या ना। सो ऑनलाइन शॉपिंग का उन्होंने एक सपना देखा। इनिशियली सिर्फ बुक्स बेचते थे और धीरे धीरे करके उन्होंने अपना डाइवर्सिफिकेशन किया एंड नाउ ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट। अगर हम इसको गूगल करते हैं, विकीपीडिया सर्च करते हैं फ्लिपकार्ट, आप देखोगे फ्लिपकार्ट, इस कंपनी का नाम देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पे फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड, फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड, फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड। इनफैक्ट अगर आप इस कंपनी के होल्डर्स के बारे में एनालाइज करोगे, अभी तो खैर वॉलमार्ट हैज acquired 81% of the shares of Flipkart, but now holdings of Flipkart current एक मिनट, हाँ, क्योंकि अभी सचिन बंसल ने छोड़ दिया है, सिर्फ बिन्नी बंसल है। एक मिनट, पुराना डेटा है। अच्छा छोड़ो, ठीक है। अगर आप देखोगे यहां पे वॉलमार्ट इज हैविंग ऑलमोस्ट 81.3% शेयर्स स्टेक ऑफ फ्लिपकार्ट, ओके। साथ साथ में कोई दूसरी कंपनीज है, टाइगर मैनेजमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट है, एसएल है, एंड प्लस बिन्नी बंसल इज होल्डिंग द रिमेनिंग स्टेक ऑफ फ्लिपकार्ट। बट अगर आप देखोगे क्लोजली, इफ यू अंडरस्टैंड 1, 2, 3, 4 and 5, there are only 5 persons who are the owners of Flipkart Limited. आप या मैं अगर फ्लिपकार्ट के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, क्या आप और मैं फ्लिपकार्ट के शेयर्स खरीद पाएंगे? नहीं, अनटिल एंड अनलेस बिन्नी बंसल खुद अपने पास आता है, हाँ या ना, और उसका स्टेक अपने को बेचता है। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। बट हाँ, अगर यही कंपनी पब्लिक कंपनी है एंड इफ यू हैव अ डीमैट अकाउंट, straight away you can apply for the shares of that company. Similarly, there is also another very famous company. How many of you all are from Nagpur? Any one of you all? नागपुर से 1, 2, 3, 4, ओके। नागपुर की एक बहुत फेमस कंपनी है हल्दीराम, जिसके स्नैक्स बहुत फेमस है, हाँ या ना। हल्दीराम इज ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी, इट इज वर्किंग एज अ प्राइवेट कंपनी। तो अगर आप और मैं चाहे, we cannot purchase the shares of Haldiram. Okay, Haldiram देखो, it's a private limited with share capital. Actually अभी मैं आगे जाके आपको सिखाने वाली हूँ, कंपनीज के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। तो यहाँ पे एक्चुअली डिटेल में दिया हुआ है दैट इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विथ शेयर कैपिटल। पते की बात ये है कि हल्दीराम इज अ प्राइवेट कंपनी, इट इज अ प्राइवेट कंपनी, इट इज अ प्राइवेट।
उसके हेडक्वार्टर्स अगर आप देखोगे इट इज इन नागपुर, बट बेसिकली उसका जो फाउंडेशन है वॉज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, बीकानेर, हाँ या ना। सो ये जो कंपनी है इज ऑल्सो वर्किंग एज अ प्राइवेट कंपनी, जहां पर जो ओनर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, पब्लिक एट लार्ज के पास आप सब्सक्रिप्शन लेके नहीं जा सकते। बट अभी बहुत सारी पब्लिक कंपनीज है जिनके बारे में आप जानते हो, क्या आप लोग मुझे एग्जांपल्स दे सकते हो पब्लिक कंपनीज के? वेरी 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 फेमस कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और टाटा मोटर्स, TCS टाटा कंसल्टेंसी, हाँ या ना, सर्विसेज, विप्रो, इन्फोसिस, वेरी गुड। तो बहुत सारी कंपनीज है विच आर पब्लिक कंपनीज। आपने राधा किशन दमानी के बारे में सुना है, हाँ या ना, जिन्होंने डीमार्ट को इनकॉर्पोरेट किया था। नमस्कार, तो आज हम डीमार्ट के बारे डीमार्ट का एक छोटा सा वीडियो है, वो आप देखो, फिर मैं डिस्कस करती हूँ। और इसमें बहुत सारी चीजें उसमें बताया जा रहा है, इस वीडियो में बताया जा रहा है कि डीमार्ट जो है सबसे पहली बार पब्लिक के पास जाती है, पब्लिक के पास जाती है, पब्लिक के पास जाती है। आईपीओ, व्हाट इज एन आईपीओ? इट इज एन इनिशियल पब्लिक ऑफ। तो जब कोई कंपनी सबसे पहली बार पब्लिक के पास जाती है, दैट इज एन आईपीओ। बट देखो, आप पब्लिक के पास कब जा सकते हो? ओनली इफ यू आर अ पब्लिक कंपनी। क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक के पास जा सकती है? पब्लिक इशू अगर आपको करना है, पब्लिक इशू, हाँ या ना, जो अभिषेक बच्चन कह रहे थे, ये पब्लिक इशू इज ओनली पॉसिबल इफ यू आर इनकॉर्पोरेटेड एज अ पब्लिक कंपनी। नाम में लिखा है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी सिर्फ प्राइवेट इशू कर सकते हैं, मतलब इट्स अ स्पेशल ऑफर, यू कैन नॉट गो टू द पब्लिक एट लार्ज। ये सुनो डीमार्ट की कहानी में बात करेंगे, जो कि एक सुपरमार्केट चेन है। डीमार्ट स्टोर्स डेली हाउस होल्ड नीड्स पर डेली अच्छे डिस्काउंट्स देने के लिए जाने जाते हैं। डीमार्ट शुरू करने से पहले डीमार्ट के डीमार्ट नाम भी आपको पता है, दमानी जो उनका सरनेम है उसका डी है वो, और ऐसे करके उन्होंने अपने ही सरनेम के इनिशियल से उन्होंने अपनी कंपनी का नाम खोला था, डी मार्ट। ओनर मिस्टर राधाकिशन दमानी ने पहले अपना बाजार इस सुपरमार्केट चेन की फ्रेंचाइजी लेकर रिटेल इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा था। साथ ही उन्होंने यूएस के कुछ टूर्स किए और वहां वॉलमार्ट, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेन है, उसके ऑपरेशंस के बारे में समझा कि कैसे अच्छे डिस्काउंट्स देने के बावजूद भी वॉलमार्ट बहुत प्रॉफिट कमाता है। इस तरह रिटेल बिजनेस को पूरा समझने के बाद 2002 में उन्होंने डीमार्ट शुरू किया और मुंबई के पवई में डीमार्ट का पहला स्टोर खोला। शुरुआत में उन्होंने बिजनेस को जल्दी जल्दी बढ़ाने के बजाय प्रॉफिट पर ध्यान दिया। प्रॉफिट पर वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, और उसका नतीजा ये हुआ कि डीमार्ट आज इंडिया की सबसे प्रॉफिटेबल सुपरमार्केट चेन है। नए स्टोर्स खोलते वक्त उन्हें जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए, इस पर उनका ध्यान था। नया स्टोर शुरू करने से पहले डीमार्ट का मैनेजमेंट ये देखता है कि उस स्टोर को प्रॉफिटेबल होने में कितना वक्त लग सकता है, और उसके अनुसार उस स्टोर की प्लानिंग की जाती है। स्टोर किराए पर लेने के बजाय डीमार्ट अपना नया स्टोर शुरू करने के लिए जमीन खरीदना पसंद करते हैं। डीमार्ट के करीब 85% स्टोर्स अपनी खुद की जगह पर है। अगर जमीन खरीदना पॉसिबल नहीं है तो वो उसे लॉन्ग टर्म यानी 25 से 30 साल के लीज पर लेते हैं। साल 2001-2002 में जब रियल एस्टेट के भाव गिर चुके थे, तब उन्होंने अलग अलग लोकेशंस पर डीमार्ट स्टोर्स के लिए जगह खरीद रखी थी, जिसका आगे चलकर डीमार्ट को बहुत फायदा हुआ। शुरुआत में स्टोर्स की प्रॉफिटेबिलिटी का ध्यान रखते हुए डीमार्ट ने धीरे धीरे एक्सपांशन किया। शुरुआत के 8 साल में उनके सिर्फ 25 स्टोर्स थे, और अब टेम्पलेट क्रैक करने के बाद, यानी सारी चीजें कंट्रोल में आने के बाद, डीमार्ट का एक्सपांशन स्पीड अब बढ़ गया है। तो इस तरह डीमार्ट सिस्टमैटिक तरीके से एक्सपांशन कर रही है, जिसमें उनके हर एक स्टोर की प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान दिया जा रहा है। वो पूरी प्लानिंग के साथ डीमार्ट का एक्सपांशन करते हैं, इसलिए अभी तक उन्हें अपना कोई स्टोर बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो अपने सारे स्टोर्स इफिशिएंटली चला रहे हैं। जितना प्रॉफिट रिलायंस रिटेल अपने 600 से ज्यादा स्टोर से कमाते हैं, उससे ज्यादा प्रॉफिट डीमार्ट अपने 140 स्टोर से कमाता है। डीमार्ट अब अलग अलग राज्यों में एक्सपांशन की प्लानिंग कर रहे हैं। अब हर साल 20 से 25 नए स्टोर्स खोलने का डीमार्ट का प्लान है, और उसके लिए भी वो प्रॉफिट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। डीमार्ट में एवरीडे लो प्राइस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें वो कस्टमर्स को डेली डिस्काउंट्स देते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे सुपरमार्केट चेन्स फेस्टिवल सीजन में और एंड ऑफ सीजन सेल में डिस्काउंट्स देते हैं, पर डीमार्ट में आपको डेली डिस्काउंट्स मिलेंगे। जिस तरह से डीमार्ट में डेली डिस्काउंट्स मिलते हैं, उससे लोग ही अपने पड़ोसियों को और दोस्तों को डीमार्ट के बारे में और उनके डिस्काउंट्स के बारे में बताते हैं। इस तरह डीमार्ट की वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होती है, जो कि मार्केट का सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है, और कंपनी की फ्री में पब्लिसिटी हो जाती है।
इस वजह से डीमार्ट को मार्केटिंग पर कुछ खास इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, इसलिए उनकी मार्केटिंग कॉस्ट कम होती है। कस्टमर्स को अच्छा डिस्काउंट देने के लिए उन्होंने प्री प्लानिंग करके कुछ स्ट्रेटेजीज अपनाई है। FMCG सेक्टर में सप्लायर्स रिटेलर्स को यूजुअली 1 से 4 हफ्तों के क्रेडिट पर माल बेचते हैं, यानी माल खरीदने के बाद रिटेलर उस माल के पैसे बाद में उस क्रेडिट पीरियड में पे कर सकता है। अगर कोई रिटेलर सप्लायर को इंस्टेंटली यानी माल मिलते ही माल के पैसे देता है या क्रेडिट पीरियड से पहले माल के पैसे देता है तो सप्लायर्स उन्हें कुछ डिस्काउंट देते हैं। डीमार्ट शुरुआत से ही सप्लायर्स को माल के पैसे कैश में या क्रेडिट पीरियड से पहले दे रही है। टाइम पर और क्रेडिट पीरियड से पहले पेमेंट करने की वजह से डीमार्ट के सप्लायर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, जिससे उन्हें सप्लायर्स की तरफ से डिस्काउंट मिलता है। इससे डीमार्ट को अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देने में मदद होती है और इन्हीं डिस्काउंट्स की वजह से लोग रेगुलरली डीमार्ट जाना पसंद करते हैं। दूसरी चीज जिससे डीमार्ट को सप्लायर से डिस्काउंट पाने में मदद होती है वो है वॉल्यूम। शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब आपको डीमार्ट में भीड़ ना मिले। सैटरडे, संडे और हॉलीडेज की तो बात ही छोड़ दो, डीमार्ट का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बहुत अच्छा है, ये राजी हो जाते हैं। डेली अच्छे डिस्काउंट्स की वजह से और मार्केटिंग का खर्चा डिस्काउंट्स देने के बावजूद होते हैं जो नॉन ब्रांड भी अच्छे क्वालिटी के ही रखते। लोग डीमार्ट में पर वो अपना पैसा प्लानिंग के साथ अपने बिल कलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ देख कर रही है। कंपनी के वैल्यू ने होम डिलीवरी की फैसिलिटी भी शुरू की है और होम डिलीवरी के लिए वो डिलीवरी चार्ज लेते हैं। पिछले 10-12 सालों में डीमार्ट ने बहुत ही कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। आप यहाँ पर कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ देख सकते हो। पिछले साल ही डीमार्ट की पेरेंट कंपनी अवेन्यू सुपरमार्ट्स का ये देखो, सुनो, ये रेलेवेंट चीज है। डीमार्ट की जो पेरेंट कंपनी है दैट इज एवेन्यू सुपरमार्केट्स। ओके, 2017 में सबसे पहली बार इस कंपनी ने अपना आईपीओ आया लाया था, तो स्टॉक मार्केट में कंपनी की शेयर प्राइस भी कंपनी की ग्रोथ को फॉलो कर रही है। कंपनी के वैल्यूएशन की बात की जाए तो अवेन्यू सुपरमार्ट्स का स्टॉक अभी मई 2018 में दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव रिटेल स्टॉक है। दिसंबर 2017 तक डीमार्ट के 141 स्टोर्स थे, जिनमें से ज्यादातर स्टोर्स महाराष्ट्र और गुजरात में हैं, तो उनके पास बाकी स्टेट्स में एक्सपांड करने की अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। कंपनी मुझे बताओ, 141 स्टोर्स क्या आप अपने खुद के बलबूते पे बना सकते थे? बोलो ना मुझे, एज अ सोल प्रोप्राइटर क्या 141 स्टोर्स पॉसिबल होने वाले थे? पार्टनरशिप में भी क्या वो पॉसिबल थे? दिस वॉज ओनली पॉसिबल इन अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लस आपने देखा यहाँ पे डीमार्ट 2017 में आईपीओ लेके आया, ठीक है, एंड दैट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम इट वेंट फॉर एन आईपीओ एंड यू विल नॉट बिलीव, ये जो आईपीओ था उसका इशू प्राइस था 290 टू 299 का रेंज था। बेसिकली बिड प्राइस होता है। ओके, सो 299 पे फाइनल प्राइस क्लोज हुआ एंड द सब्सक्रिप्शन वाज हेवीली ओवर सब्सक्राइब्ड। ओवर सब्सक्राइब मतलब आपको समझता है क्या? इनफैक्ट इट वाज ओवर सब्सक्राइब्ड फॉर 3 टाइम्स। मतलब आप समझ लो एक शेयर 3 लोग डिमांड कर रहे हैं। और 2017 में जब ऑफर आया 299 था उसका प्राइस पर शेयर। जो हम देखो फाउंडेशन में मैंने पढ़ा था, प्रोस्पेक्टस देते हो, अप्लाई करते हो, अलॉटमेंट होता है, तो आपको अलॉटमेंट हुआ कितने रुपए में अलॉट हुआ पर शेयर? 299। सपोज से फॉर एग्जांपल आपने डीमैट के आईपीओ के लिए अप्लाई किया होता 2017 की बात है। सपोज आपने डीमार्ट के आईपीओ के लिए मतलब शेयर्स के लिए आपने अगर अप्लाई किया होता तो आपको एक शेयर कितने रुपए में पड़ता? 299। अभी आप देखो करंट प्राइस ऑफ डीमार्ट, एक्चुअली कंपनी का नाम जो है वो एवेन्यू सुपरमार्ट्स है। आज लाइव, ओके, 15th of Feb, इस समय पे कंपनी के एक शेयर की कीमत 3050 है। आप सोचो, मतलब 2017 तो छोड़ दो क्योंकि दिसंबर में हुआ था, 2018, 19, 20 3 सालों में 299 मतलब 300 समझ लो, राउंड कर दो आप, 300 से 3000 पे आ गई एक शेयर की कीमत। तो मतलब जितना रिटर्न कंपनी को है उतना भी तो रिटर्न, इनफैक्ट उससे ज्यादा रिटर्न जो है क्या हमारे इन्वेस्टर्स को भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आप सोचो वही 300 रुपए अगर आप एफडी में डालते ना, एफडी में कुछ भी नहीं मिलता आपको,
इनफैक्ट आपके पैसे घट जाते हैं, क्योंकि देखो आजकल तो एफडी की रेट जो है कितना कम हो रहा है, आप समझ लो ऑलमोस्ट 5% मिल रहा है। उसमें अगर आपका 30% स्लैब है वो माइनस करके आपको कुछ भी नहीं आ रहा है हाथ में। और प्लस टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वही 100 रुपए की कीमत जो आज है वो 1 साल बाद नहीं होने वाली है, वो कम होने वाली है। तो इनफैक्ट जितना पैसा है उतना ही पैसा है एफडी अगर किया तो। बट वही अगर आप 100 रुपए, मतलब 100 तो नहीं आप डाल सकते थे, 300 रुपए मिनिमम आपको डालने पड़ते हैं। अगर आप डीमार्ट मतलब एवेन्यू सुपरमार्केट्स के शेयर्स में डालते हैं, आज वही 300 रुपए की कीमत जो है आज लाइव इज 3000 रुपीज, 3050 रुपीज। मतलब आप सोचो। अब आप बोलोगे मैम ने ये सारे वीडियोस और ये सारी चीजें क्यों बताई? अब देखो ये विकिपीडिया में खोलती हूँ, आप दिख रहा है यहाँ पे आपको एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड, ये कंपनी का टाइप देखो यहाँ पे क्या है, पब्लिक। और उसी के नीचे आपको और कुछ भी नजर आ रहा होगा, इट इज ट्रेडेड एट द BSE, इट इज ट्रेडेड एट द NSE। मतलब यहाँ पे ये कंपनी जो है पब्लिक तो है, पब्लिक के साथ साथ इट इज ऑल्सो अ लिस्टेड कंपनी। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जो पब्लिक होती है बट अनलिस्टेड होती है, बट ये लिस्टेड है, और लिस्टेड वो भी ऑन मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंजेस, ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो एंड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो। तो इजीली इन कंपनी के शेयर्स ट्रेड हो सकते हैं। आप खुद सोचो ना, पार्टनरशिप में अगर आप पार्टनर हो और अगर आपको बिजनेस छोड़ना है, आपको 100 चीजें सोचनी पड़ेगी, क्योंकि आप ओनर भी हो और मैनेजर भी हो। बट यहां पे पैसे डाला, ओनर बन गए, घर में शादी है, पैसों की जरूरत है, शेयर्स बेच दिए, पैसे आ गए, लिक्विडिटी है ना फंड्स की। नहीं आ रही है बात समझ में? पार्टनरशिप में वही बिजनेस आप बंद नहीं कर सकते। सपोज 2 ही लोग हैं और आप अगर छोड़ने का सोच रहे हो, पार्टनरशिप ही डिसॉल्व करनी पड़ेगी। बिकॉज कैन 1 पर्सन रन अ पार्टनरशिप फर्म? यू रिक्वायर मिनिमम 2 पर्सन्स। फिर अगर आप छोड़ रहे हो उसके पहले किसी और को इंट्रोड्यूस करो, फिर आप रिजाइन करो, और वो सारी चीजें होती है। बट यहाँ पे मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट कंपनी जैसी है वो वैसी की वैसी ही रहती है। ये कंपनीज पब्लिक कंपनीज होती है जो पब्लिक एट लार्ज के पास जा सकती है। तो इतने सारे एडवांटेजेस है, ऑब्वियसली वी हैड टू गो फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन। और अगर कंपनीज बनने लग गए, मैंने आपको कहा, अभी मैंने आपको कहा था कुछ समय पहले, एक्ट बनने के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रनिंग एंड डूइंग बिजनेस इन इंडिया, जिससे हमने बहुत कुछ चीजें सीखी है। हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, कैसे वो लोग इंडिया में आए और लूट के चले गए बिजनेस के नाम पे। ऐसे कुछ कांड ना हो, सारी चीजों को रेगुलराइज करने के लिए आपने सत्यम के फ्रॉड के बारे में भी सुना होगा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 36-37 में। तो अब ऐसे सारे कांड हो रहे हैं, फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, लोगों का विश्वास घट रहा है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पे। किंगफिशर के बारे में आपने अच्छे से सुना है, हाँ या ना? शेयर होल्डर्स छोड़ो, एम्प्लॉयज भी रो रहे हैं इस कंपनी के। तब ऐसे केस में लोगों का विश्वास बना रहे, टू retain the confidence, okay, what we did is we introduced the Companies Act 2013. पहले एक्ट थी 1956 की, बट वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी। इन ऑर्डर टू बी मोर स्ट्रिक्टर और ज्यादा कंप्लायंसेस हो, रूल ज्यादा हो और सेक्शंस कम हो, हमने 1956 एक्ट को स्क्रैप कर दिया और 2013 की एक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया। दिस वाज द रीजन व्हाई वी इंट्रोड्यूस्ड द कंपनीज एक्ट 2013। गेटिंग दिस और नो? यस और नो? क्या समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, राइटिंग पार्ट हम लोग करेंगे कल, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू डोंट हैव योर नोटबुक्स। This is all for today. Thank you very much for your patient listening. I will see you all tomorrow. Bye bye. If you all have any doubts, you all can come and ask me right now.